ये क्वेश्चन कहाँ का है? 3.4 है, यूनिट 3 टीचिंग पोर्शन का है। टीचिंग पोर्शन का जो थर्ड यूनिट है 3.4 उससे लिया गया है। ठीक है, 3.4 में सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, सोशल मतलब हो गया आपका सामाजिक, और कंस्ट्रक्टिविज्म मतलब रचनावाद। तो सामाजिक रचनावाद क्या समझ रहे हो? सोसाइटी को जो बिल्डअप करता है, सोसाइटी को जो बिल्डअप करता है, इनका कंसेप्ट सीटेट में जब एग्जाम दोगे ना नेक्स्ट सीटेट का, तब आप देखना कि मैम ने क्या बोला था। सीटेट में एटलीस्ट 4 to 5 मार्क्स का आता है, 4 to 5 मार्क्स का आता है। ठीक है, जेडपीडी है, देन सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म क्या होता है, या फिर वाइगोट्स्की सोशल लर्निंग मतलब क्या है। सोशल लर्निंग में 4 पॉइंट्स इसने दिए हैं, दैट इज द 4 पिलर्स ऑफ वाइगोट्स्की कंसेप्ट। तो इनका फुल नेम क्या है? लेव वाइगोट्स्की। इतना सारा चीज पूछा जाता है। सो मैं डिटेल बता रही हूँ, अच्छे से सुनो। फ्यूचर में जितने एग्जाम्स आएंगे ये कंपलसरी है, इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। ठीक है, जहाँ पे परमानेंट जॉब के लिए जाओगे, टीचिंग जॉब के लिए जाओगे, वहाँ पे भी क्वेश्चन किए जाते हैं। वाइगोट्स्की इतने इंपॉर्टेंट पर्सन है, सोच लो। ठीक है, चलो अभी क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म? क्या समझ रहे हो? तो ये जो पोर्शन है ना, इतना इतना, ठीक है, ये कैसा मार्क में आता है? डिस्ट्रीब्यूशन बोलो, ऐसे आ सकता है। क्या है? 8+8। ठीक है, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म के लिए 8 मार्क्स, वाइगोट्स की सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी के लिए 8 मार्क्स। यूनिट 2 में भी ये है, यूनिट 2 एंड यूनिट 3 में भी। सो दोनों के लिए एट ए टाइम पढ़ा रही हूँ, वहां पे भी सेम हो जाएगा नोट्स, एंड कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो यहाँ पे स्काफोल्डिंग का भी थ्योरी आएगा एंड जेडपीडी भी आएगा। सो डिटेल देखना है। ठीक है, सो मैंने बोला ये जो 8 मार्क का है या फिर 6 मार्क का है, जैसे भी पकड़ लो। सो एटलीस्ट इसके लिए तो 2 पेज लिखना पड़ेगा ना, 2 पेज बोल रही हूँ, 2 पेज तो लिखना पड़ेगा, 2 पेजेस लिखने पड़ेंगे। तो 2 पेजेस के लिए जो मार्किंग करी हूँ उतना लिख लेना। ठीक है, उतना लिख लेना, पॉइंट वाइज करके लिख सकते हो या फिर पैराग्राफ वाइज भी लिख सकते हो, थोड़ा सा गैप मेंटेन करके। अभी और एक पॉइंट आया कि मैम अगर पॉसिबल आता है तो क्या हम सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म लिखेंगे? यस लिखोगे। अगर ब्रूनर आता है तो क्या उसमें भी लिखेंगे? यस उसमें भी लिखेंगे। ठीक है, अगर बोला गया मैम बंदूरा में लिखना है, बिकॉज यूनिट 2 में भी आपका क्या पोर्शन है, आप सिलेबस देख लो, बंदूरा वहां पे एक पर्सन होंगे। ठीक है, वो भी सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट है। कौन है? देखो जैसे होता है ना, साइंस को लेके जिसने बहुत सारा रिसर्च किया तो उनको क्या बोलोगे? साइंटिस्ट। अगर जूलॉजी में जिसने पढ़ा जूलॉजिस्ट, इकोनॉमिक्स में जिसने पढ़ा और रिसर्च किया इकोनॉमिक्स, तो जिसने सोसाइटी को बिल्डअप किया, सोसाइटी में जो चल रहे लैंग्वेज है, रिलेशन है, जो भी कम्युनिकेशन करते हैं, इनर वॉइस है, मतलब बहुत टाइप के वेराइटीज ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं, आपके रिलेशन बिल्डअप होते हैं। तो इसके लिए जो रिसर्च कर रहा है, उस पर काम जो कर रहा है, उनको क्या बोलोगे? सोसाइटी प्लस रचनावाद है तो कंस्ट्रक्टिविस्ट। ठीक है, अगर थ्योरी आ जाए तो आप क्या बोलोगे? सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। तो इन लोगों को क्या बोलेंगे? रचनावादी। रचनावादी। ठीक है, सोशल सामाजिक रचनावादी। ठीक है, और इनके थ्योरी को क्या बोलोगे? सोशल और सामाजिक रचनावाद, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट, सॉरी विज्म। हो गया, समझ गया इतना? अभी चलो देखते हैं। तो ये पार्ट कहाँ कहाँ यूज होगा पता चल गया। ये जो फर्स्ट 2 पेज है यूनिट 2 में भी लिखना है, यूनिट 3 में भी लिखना है। यूनिट 2 का लास्ट क्वेश्चन देख लेना, यूनिट 3 का भी लास्ट क्वेश्चन देख लेना, कंपलसरी है। 5 क्वेश्चंस के लिए ये 2 पेज कंपलसरी है। हो गया, जो लोग क्लास अटेंड नहीं कर रहे हो वो फंसो फंसो, और पूछोगे भी तो मैं समझा नहीं पाऊंगी इतना ज्यादा। चलो, यस बोलो। यस, नहीं पैबलव नहीं आएगा, नहीं नहीं पैबलव में नहीं आएगा। नहीं, पैबलव, स्कीनर और थर्नडाइक ये तीनों कंसेप्ट अलग है। वो स्टिमुलस रिस्पांस के ऊपर होता है, वो कनेक्शनिज्म थ्योरी है, ये थ्योरी अलग है। ठीक है, हो गया। पैबलव इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सबको नहीं पढ़ेंगे, ऑब्वियस पढ़ेंगे। मैं बता दूंगी नेक्स्ट क्लास में, वो भी आ जाएगा, बताऊंगी। ठीक है, अभी चलते हैं ना, इसको थोड़ा कर लेते हैं। ओके, जो बच्चे नहीं समझ आए मैं फिर बता दूंगी, डोंट वरी। ठीक है, बार बार है, कल वीडियो भी देख लेना, फर्स्ट 10 मिनट्स देख लेना, कुछ समझ आ जाएगा। चलो अभी बार बार रिपीट करने से टाइम वेस्ट होगा। मीनिंग ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म अच्छे से आराम आराम से समझना। अच्छा, सोसाइटी के ऊपर अगर कोई बुक होता तो उसको क्या बोलेंगे? जहाँ पे बहुत सारे रिलेशनशिप, पॉपुलेशन, नाटालिटी, मोर्टालिटी, सब कुछ के ऊपर अगर पढ़ाई होता तो उसको क्या बोलोगे? सोशियोलॉजी। क्या बोल सकते हैं? सोशियोलॉजी। अगर उसका थ्योरी बन जाए सोशियोलॉजिकल थ्योरी, क्या बन गया? सोशियोलॉजिकल थ्योरी। अभी देखो,
Social constructivism is a sociological theory of knowledge that applies the general philosophical constructivism into the society. देखो, आपके सिंपल सा चीज है, सपोज थिंक कर लो ये सोसाइटी है, हो गया। आपके जो आइडियाज है उसको क्या बोल सकते हैं? जनरल आइडियाज। अबे जनरल आइडियाज को हमने अगर सोसाइटी में इनपुट कर दिया, सोच लो सोसाइटी एक कंप्यूटर प्रोग्राम जैसा है, वहां पे अपने कुछ डाटा को, जनरल आइडियाज को लेके आपने क्या किया, इनपुट कर दिया इस सोसाइटी में, तो आप क्या बोलोगे? अब क्या बन गया? जनरल कंस्ट्रक्टिविज्म से ये क्या बन गया? सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। ठीक है, जनरल आपके खुद के आइडियाज को आपने यहाँ पे डाला है। ठीक है, किस लिए डाला है? कि फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे पास जो भी नॉलेज है, अगर मैं इसको यहाँ पे पुट करती हूँ तो क्या क्या होगा, देखते हैं अभी। द कंसेप्ट हैज ए लॉन्ग थ्योरी ऑफ सोशियोलॉजिकल एंड फिलोसॉफिकल थॉट। यू नो अबाउट द वर्ड फिलोसॉफी? डू यू नो अबाउट दिस? आप जानते हो क्या फिलोसॉफी क्या है? सिंपल सा बता दो, अगर कोई किसी को भी आता है बताओ, फिलोसॉफी क्या है बताओ। सिंपल। अच्छा। अच्छा। ओके, मैं अभी सिंपल से आपको समझा देती हूँ, जो भी आपको पूछे तो आप और भी अच्छे से बता सको। फिलोसॉफी होता है लव ऑफ नॉलेज। ठीक है, आपके जीवन में जो भी चीजें हो रही है उसके लिए आधार चाहिए, तो आधार कौन सा है? ज्ञान है। ठीक है, आपका आधार क्या है? अगर किसी पर्सन ने बोला आपने कभी भी भगवान को देखा है, तो यस, वो कैसे ना, आपको जो ज्ञान मिलता है, ये ज्ञान का संचार भी ये भगवान ने ही किया है। अगर आप इस नॉलेज को ले लेते हो, दैट मीन्स ट्रू बेसिस पे अगर उस नॉलेज को प्यार करते हो, तो दैट इज कॉल्ड फिलोसॉफी। ठीक है, अगर अपने अंदर झांकना है तो आपको ज्ञान लेना चाहिए। तो ये इसको हम लोग ना बहुत सारे संस्कृत वर्ड में बोला जाता है, आत्मा वारे द्रष्टव्य। खुद को देखो, खुद के आत्मा को देखो, इनसाइड विजन, खुद को देखो। ठीक है, विजडम ऑफ लव, विजडम ऑफ नॉलेज, विजडम ऑफ एनी टाइप ऑफ पावर, एनर्जी। तो ये बोला जाता है ना, जो भगवानों के त्रिनेत्र होते हैं, तो तीसरा नयन जब खुल जाता है तो पृथ्वी में कुछ ना कुछ होता है। तो आपका तीसरा नयन क्या है? ज्ञान है। ठीक है, वहां पे ज्ञान जितना बढ़ेगा, नॉलेज जितना बढ़ेगा, नॉलेज के लिए प्यार जितना बढ़ेगा, उतना ही आप आगे बढ़ोगे, उतना ही आप फ्री हो जाओगे, बर्डन से फ्री हो जाओगे। यही होता है फिलोसॉफिकल थॉट। ठीक है, यही आपका जीवन का आधारभूत भी यही है। ठीक है, अभी चलो, तो ये कंसेप्ट बहुत ही बड़ा हो गया। अभी देखो, अपने ज्ञान को आप सोसाइटी के साथ लिंक कर रहे हो, सोसाइटी प्लस फिलोसॉफी, कितना बड़ा कंसेप्ट बन गया, कितना बड़ा हो गया। सोसाइटी, अरे हर जगह पे सोसाइटी है, ये वर्ल्ड तो फुल ऑफ सोसाइटी है, बहुत सारी सोसाइटीज है। हिंदू सोसाइटी, मुस्लिम सोसाइटी, क्रिश्चियन सोसाइटी, कम्युनिज्म, कम्युनिस्ट भी होते हैं, है ना, कॉलोनिज्म भी होता है। तो बहुत सारा कंसेप्ट हो गया, उसके साथ अपने ज्ञान को जोड़ लो। ठीक है, तो ये कंसेप्ट जो है बहुत ही ज्यादा बड़ा है। ठीक है, ये जो टर्म है, बट द टर्म हैज बीन कॉइन्ड, ये जो टर्म है किसने दिया? पीटर एल बर्गर। अभी बोलोगे मैम बर्गर खाने वाला बर्गर आ गया, उससे भी अगर याद रह जाता तो याद कर लो भाई, पीटर एल बर्गर। तो यहाँ पे एक्चुअली जब प्रोनाउंसिएशन होता है, बर्जर भी बोल सकते हैं, बर्जर, बट हम लोग कॉमेडी करके थोड़ा याद रखते हैं, तो बर्गर। ठीक है, एंड थॉमस लुकमैन। लुक मैन मतलब इंसान जैसा दिख रहा है ना, तो हम बोल सकते हैं कि ये आदमी जैसा दिख रहा है, तो आप शॉर्टकट बोलो लुक मैन, एंड अच्छे से माइंड में हंसते हुए इसको याद रखो, ये दो पर्सन का नाम, पीटर एल बर्जर, बर्जर बोलो, बर्गर बोलो चलेगा, एंड थॉमस लुकमैन। विद देयर बुक्स, किस बुक में इन्होंने सोशियोलॉजी एंड फिलोसॉफी दोनों कंसेप्ट को मिला के सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म बना के लिखा हुआ था ना, सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी। आप जो रियलिटी बोलते हो ना, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है, कुछ सच्चाई आप जानते भी नहीं हो। ठीक है, हम लोग कुछ नहीं जानते। हम अगर अपना ज्ञान बढ़ाते हैं, लव बढ़ाते हैं, नॉलेज के लिए प्यार को बढ़ाते हैं, जब आप किसी चीज को प्यार कर लेते हो उसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल जानते हो, कोई भी पर्सन हो, कोई भी थिंग हो, कोई भी फ्लावर हो, प्लांट हो, कोई भी चीज हो, अब ये नोटिस कर लेना, जिस चीज से, इवन इफ योर मोबाइल फोन, योर क्लॉथ्स, योर पेरेंट्स, कुछ भी चीज, इवन इफ जो आपका स्किल है या एक्स्ट्रा एक्टिविटीज है, अगर उसको आप प्यार करते हो, देन आपका नॉलेज उस रिलेटेड सब्जेक्ट में, स्पेसिफिक सब्जेक्ट में बढ़ता रहता है, एंड उस चीज में अपने आइडियाज को आप देना स्टार्ट कर दो। यही होता है सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। देखो, हम सब सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म है बिकॉज हम सोसाइटी को बिल्ड करते हैं अपने आइडियाज के थ्रू। वी आर द पार्ट ऑफ ए सोसाइटी, वी आर द सोशल बींग्स, हम सामाजिक प्राणी हैं, तो हमारा भी कुछ एक अधिकार है, कुछ एक बोल सकते हो आश्रय है इसके अंदर, एंड हम इस पे पार्टिसिपेशन देते हैं। हो गया, अभी देखो नेक्स्ट पॉइंट में चले जाए। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है देखते हैं। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म was developed by,
किसके थ्रू हुआ था देखो, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म जो स्पेशली बोला गया, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म के नाम से जो स्पेशली बोला गया, तो ये एक पर्सन है, अभी देखो इनका नाम मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ आज के क्लास में, सोवियत साइकोलॉजिस्ट लेव वाइगोट्स्की। सोवियत साइकोलॉजिस्ट लेव वाइगोट्स्की। देखो मैं रिपीटेशन करने का मतलब है आप माइंड में उसको रिकॉल करो, याद रखोगे, ठीक है। तो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म इज ए वेराइटी ऑफ कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म। देखो कहीं कहीं बुक में लिखा रहता है या फिर गूगली करके आता है, सीटेट का क्वेश्चन है, सीटेट में आता है कि लेव वाइगोट्स्की का कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म के पॉइंट्स को लिखो। अभी कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म बोल दिया, आप बोलोगे कॉग्निटिव थ्योरी तो पियाजे ने दिया था, इन्होंने कब दिया? तो मैं बता दूं, वाइगोट्स्की का सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म एंड कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म सेम कंसेप्ट है। अगर कॉग्निटिव मतलब जहां पे आप नॉलेज करते हो, नॉलेज यूज करते हो, तो नॉलेज का यूज जब सोसाइटी में करोगे वो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म बन जाएगा। हो गया। तो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म किस पे ध्यान देता है ना, ये कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म को जोड़ता है नेचर के साथ, सोसाइटी के साथ। तो कोलैबोरेशन किसके किसके बीच है? नेचर प्लस कॉग्निटिव नॉलेज। अभी आप इसको बोल सकते हो कि सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म emphasizes the importance of culture and context in understanding what occur in society and constructing knowledge based on his understand। देखो मैंने ये भी जो जो समझाया वही पॉइंट है। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म किस पॉइंट पे ध्यान देता है ना, कल्चर के ऊपर, नेचर के विद इन सबसे यूनिक व्हीकल कौन सा है, व्हीकल बोल रही हूं, जो हमेशा चलते रहता है वो है कल्चर। कल्चर कभी भी बंद नहीं होता, ठीक है, कल्चर हमेशा चलते रहता है। तो ये नेचुरल व्हीकल है, नेचर के अंदर कुछ अगर चीज चल रही है जिसके साथ ज्ञान भी बढ़ रहा है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो चल रहा है वो है कल्चर। एंड इसी के पॉइंट को हम समझते हैं, तो ये हो गया अंडरस्टैंडिंग। इसी अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट से जब सोसाइटी एंड नॉलेज के अंदर एक रिलेशन बिल्ड होता है, उसी को हम सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म बोलते हैं। खत्म, क्लियर हो गए। अभी देखो इसका एजम्पशंस देख लेते हैं, क्या अज्यूम करते हैं अबाउट सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, मतलब सामाजिक रचनावाद के हिसाब से हम क्या सोचते हैं, ठीक है। इसमें कुछ तो पॉइंट होगा, किस चीज पे, किस बेसिस पे, कोई एलिमेंट्स के ऊपर तो ये डिपेंड होगा, है ना। तो ये देख लो, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म इज बेस्ड ऑन स्पेसिफिक एजम्पशंस। स्पेसिफिक एजम्पशंस कोई चीज है जिसके बेसिस पे, अगर बोल लो एविडेंसेस है जिसके बेसिस पे ये डिपेंड है। तो पहला है रियलिटी, सेकंड है नॉलेज, थर्ड है लर्निंग। हो गया, तीन चीज के ऊपर डिपेंड करता है। देखो सत्य क्या है? सत्य है रियलिटी जो समाज में प्रेजेंट है। नॉलेज क्या है? सत्य से जो ज्ञान आप ले रहे हो, अंडरस्टैंड करो, उसको समझो एंड उसको आप अपने अंदर निहित करो, दैट इज कॉल्ड अधिगम और लर्निंग, ठीक है। तो उसी चीज को यहाँ पे मेंशन किया गया, रियलिटी, ठीक है। रियलिटी फर्स्ट चलेंगे। तो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट्स बिलीव दैट रियलिटी इज कंस्ट्रक्टेड। सत्य को हम अपने हाथों से बनाते हैं, ठीक है। सत्य को आप अपने हाथों से बनाते हो, तो कंस्ट्रक्ट कर रहे हो अपने एक्टिविटीज के थ्रू, आप सत्य को कंस्ट्रक्ट करते हो। तो ये कौन सा एक्टिविटी है? ह्यूमन एक्टिविटी, मनुष्य कृत है, मनुष्य ने खुद बनाया हुआ है। मेंबर्स ऑफ दिस सोसाइटी टुगेदर इन्वेंट द प्रॉपर्टीज ऑफ द वर्ल्ड। आपको पता है हम सब मिलके इस वर्ल्ड के प्रॉपर्टीज को बना रहे हैं, वर्ल्ड के प्रॉपर्टीज को बना रहे हैं, इन्वेंट करें एक के बाद एक को, ठीक है। इतना बस लिख देना है। नॉलेज पे चले जाओ। अभी नॉलेज क्या है? टू सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट अगर पूछा जाए तो नॉलेज इज ऑल्सो ह्यूमन प्रोडक्ट, ये भी मनुष्यकृत है, इंसानों ने ही बनाया है। एंड इज सोशल कल्चरली कंस्ट्रक्टेड, मतलब सोसाइटी एंड कल्चर के साथ ये संयुक्त है, उसी ने ही बनाया है, उसी से ही ये चल रहा है, ठीक है। लर्निंग क्या है? आप लर्निंग तो जानते हो, सोशल कंस्ट्रक्टिव व्यू के अकॉर्डिंग अगर जान लेते हैं, सामाजिक रचनावाद के हिसाब से लर्निंग एक सोशल प्रोसेस है। आप समाज में हो, ठीक है, आप पढ़ाई कहाँ से कर रहे हो? स्कूल से, कॉलेजेस से, यूनिवर्सिटीज से। तो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी कहाँ पे प्रेजेंट है? विद इन दी सोसाइटी, विद इन दी सोसाइटी। तो ये एक सामाजिक प्रक्रिया है जहाँ पे टीचर आता है जो कि आपके साथ ब्लड रिलेशन से बिल्कुल नहीं रखता, तो आपके फैमिली मेंबर नहीं है, वो आउटर मेंबर्स हैं एंड वो आपको पढ़ाते हैं एंड आप उनके साथ कम्युनिकेट करते हो, एग्जाम देते हो, रिजल्ट लेते हो, ऐसा करते हो। तो दैट इज अ सोशल प्रोसेस, ठीक है, ये एक सामाजिक प्रक्रिया है। मीनिंगफुल लर्निंग ऑकर व्हेन द इंडिविजुअल्स आर एंगेज्ड इन सोशल एक्टिविटीज। तो आप बोल सकते हो, जब मीनिंगफुल लर्निंग बोल लो, जब आप अपने आप से सीखते हो, तो दैट इज कॉल्ड द लर्निंग बाय डूइंग, जब हम अपने आप से सीखते हैं। एंड ये कैसे हो सकता है पॉसिबल? जब आप सामाजिक क्रियाओं में संयुक्त हो, आप एक साथ समाज में रह के सोसाइटी के लिए कुछ काम करते हो, तो उसको बोलते हैं सोशल एक्टिविस्ट। आप सोशल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेशन लिए हो, सोशल एक्टिविस्ट।
तो सिंपल सा चीज देख लो, अगर क्वेश्चन कोई पूछता है सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म क्या है, ना कंस्ट्रक्टिविस्ट फिलोसॉफी स्ट्रेसिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल इंटरेक्शन इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। क्या है, सिंपल सा चीज है, आपको पढ़ने से डिफिकल्ट लग रहा होगा, 4-5 पॉइंट्स बोलूंगी, ज्यादा नहीं। तो यहाँ पे बोला गया कि कंस्ट्रक्टिविस्ट जो फिलोसॉफी है, जो जितने भी संरचनावादी हैं, उन्होंने जो बोला है उनके ज्ञान के हिसाब से, अगर हम लोग देखते हैं कि इम्पॉर्टेंट चीज क्या है इसमें, तो सोशल इंटरेक्शन इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। सोसाइटी में लोगों के साथ इंटरेक्ट करना, क्यों ना, हमारे ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए, यही होता है सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। अभी देखो नेक्स्ट पॉइंट, इट इज अ लर्निंग थ्योरी। ये एक लर्निंग थ्योरी है जिसको पढ़ना पड़ता है, सीखना पड़ता है। एंड ईच ऑफ अस इज शेप्ड बाय आवर एक्सपीरियंसेस। आप ना बचपन में जैसे थे अब वैसे नहीं हो, बहुत ज़्यादा मॉडिफाई हो चुके हो, बहुत ज़्यादा आपके बिहेवियर में चेंजेस आए हैं। नोटिस करो, आप लोगों को मिल जाएंगे। ये चेंजेस क्यों आए हैं? ये चेंजेस आए हैं क्योंकि आपने लर्निंग किया, बहुत कुछ सीखा, आपने चाहा खुद को मॉडिफाई करने के लिए इस सोसाइटी के अकॉर्डिंग। तो ये हो गया क्या, आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आप खुद को शेपिंग प्रोवाइड करते हो, एक आकार देते हो, एक सुडौल आकार देते हो, अपने आप को गढ़ते हो, ठीक है। एंड एक्सपीरियंसेस के साथ कौन जुड़ा हुआ है? इंटरेक्शन। आप एक दूसरे में देखो, खुद का एक्सपीरियंस तो है, आवर ओन एक्सपीरियंसेस तो ये प्रेजेंट है, बट आप सोसाइटी में जब रह रहे हो तो दूसरे लोग भी तो है ना, वो भी आपको इन्फ्लुएंस करते हैं, वो भी आपको इन्फ्लुएंस करते हैं। तो दैट इंटरेक्शन ऑल्सो गिव न्यू एक्सपीरियंसेस every time when you interact with another person. Suppose you interact with me, so if you love me or if you interested in me, so whatever I told you, whatever I asked you, it influences you. जो भी मैं पूछूं वो भी इन्फ्लुएंस करेगा, जो भी मैं बोलूं वो भी इन्फ्लुएंस करेगा, ठीक है ना। अगर आप मुझे पसंद करते हो, लाइक करते हो, तो मेरे जो थिंग्स हैं या इन्फ्लुएंस बोल सकते हो, वो आप में आएगी ही आएगी। तो इससे भी आपका जो भी माइंड में स्कीमाटा है वो बनेगा, नॉलेज बनेगा, आपका बिहेवियर चेंज होगा। हो गया सेकंड पॉइंट कंप्लीट। अभी देखो थर्ड पॉइंट इधर है, छोटा सा, फोर्थ नंबर मेंशन है, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म इज ए थ्योरी ऑफ नॉलेज। क्या है ये? थ्योरी ऑफ नॉलेज, ज्ञान का एक थ्योरी है, ठीक है। एंड लर्निंग, नॉलेज एंड लर्निंग का एक कॉम्बिनेशन बना के एक थ्योरी बन गया, which contains that categories of knowledge and reality are actively created by the social relationship and interaction। यहाँ पे बोला गया ये ऐसा एक थ्योरी है जहाँ पे नॉलेज एंड लर्निंग एक साथ जुड़े हुए हैं, एंड ये नॉलेज को ऐसे भागों में तोड़ता है जो कि जहाँ पे सत्य, रियलिटी एंड नॉलेज एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एंड वो कोई रिलेशनशिप के ऊपर है या इंटरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। देखो, मेरे साथ आपका एक रिलेशन है, ठीक है। ये रिलेशन आपको क्या दिखाता है? कुछ एक्स्ट्रा, कुछ एक्सपीरियंस देता है, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज देता है, यही बोला गया यहाँ पे, ठीक है। आप जिन लोगों के साथ दुनिया में मिलोगे, उनसे कुछ ना कुछ, अच्छा हो बुरा हो, कोई ना कोई चीज आप सीखते हो, कुछ ना कुछ सीखते हो, ये एक्सपीरियंस है। एंड ये एक्सपीरियंस नॉलेज के बेस्ट पे ही है। अगर आपका दिमाग काम नहीं करता तो आप क्या मुझसे सीख पाते? या फिर मेरा अगर कोई पॉइंट सीखने का मन ही ना हो, क्या मैं आप लोगों से सीख पाऊंगी? नहीं। ये पॉसिबल होता है जब दो लोग इंटरेक्ट करते हैं एंड उनके अंदर जो अच्छे अच्छे चीजें हैं या बुरी चीजें हैं वो एक दूसरे के साथ शेयर होते हैं। ये भी सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म बता रहा है, बिकॉज ये डिपेंड करता है सामाजिक बात पे, ठीक है। अभी देखो, ये थ्योरी किसने प्रपोज किया? बाय वाइगोट्स्की, एंड एम्फसाइजेस द क्रिटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल कंटेक्स्ट फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट। उन्होंने बोला अपने थ्योरी में, अगर ज्ञान का संचार करना है या फिर आपका दिमागी विकास करना है, मानसिक विकसित जो विकास करना है, या फिर मानसिक जो भी चेतना है उसको विकसित करना है, तो समाज चाहिए, समाज के पॉइंट्स चाहिए, ठीक है। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, 10th पॉइंट पे आ जाओ। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म इज ए प्रोडक्ट ऑफ, ये किसका प्रोडक्ट है? ईच सोसाइटी और सिविलाइजेशन। जितने भी सोसाइटीज हैं और उसके अंदर जो नागरिक हैं उनके ऊपर निर्भर करता है, उनके गुणात्मक गुणात्मक आकलन से ही ये बनता है। ऑल नॉलेज वॉज मीडिएटेड थ्रू सोशल एंड कल्चरल कंटेक्स्ट। जितने भी नॉलेज है वो सोसाइटी से और कल्चर से ही बनते हैं। पुट मोर इम्पैसेस ऑन इम्पैक्ट ऑफ सोशल कंटेक्स्ट ऑफ लर्निंग। अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लेना है तो आप सोसाइटी के कल्चर के ऊपर या फिर सोसाइटी का जो भी पॉइंट्स है उसके ऊपर ध्यान दें। ये वाइगोट्स्की ने बोला कि एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चों को बिल्डअप करने के लिए, उनके नॉलेज को एक्वायर करने के लिए। It is a learning it is a learning theory that suggests that
ह्यूमन बींग्स क्रिएट मीनिंग फ्रॉम एन एजुकेशनल एक्सपीरियंस बाय लर्निंग विद अदर्स। मैंने अभी ये पॉइंट बताया, ह्यूमन बीइंग कैसे एक चीज का मीनिंग ड्रॉ करते हैं या फिर उसको समझते हैं, जब वो दूसरों के साथ एक साथ पढ़ते हैं या बड़ा होते हैं या बड़े होते हैं, तब उनके अंदर जो एक्सपीरियंसेस आते हैं उससे बढ़ते हैं। लास्ट पॉइंट, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म एम्फसाइजेस द इंपॉर्टेंस ऑफ, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म बोलता है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कल्चर, कला एवं संस्कृति एंड उसके साथ जो निहित भी नॉलेज है उसका बनना। तो आपका जो कल्चर है वो आपके नॉलेज को बिल्डअप करता है, आपके सोसाइटी के नॉलेज को बिल्डअप करता है। ठीक है, ये पॉइंट्स हो गए यहाँ तक, ये कंप्लीट हुए आपके सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। तो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म को कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, ये सिंपल सा ऑसुबेल का थ्योरी है, ऑसुबेल का थ्योरी पूछा गया उसमें भी लिखोगे। अगर पूछा गया ब्रूनर का, ब्रूनर में भी लिखोगे। बंदूरा पूछा गया तो उसमें भी लिखोगे। एंड आपका और एक रह गया बाइगोट्स्की, बाइगोट्स्की दोनों ही कंसेप्ट है बाइगोट्स्की का, यूनिट 2 एंड यूनिट 3 में। तो ये 4 क्वेश्चंस में आप यूज करेंगे इस कंसेप्ट को। ठीक है, ये 2 पेज का जो नोट्स है, मतलब जो भी मार्किंग है, इसको अच्छे से पढ़ लो। आप इन चारों क्वेश्चंस में आप इसको यूज करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? फादर ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म कौन है? फादर ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, बिकॉज ना 3 टाइप के थ्योरीज होते हैं। एक होता है जहाँ पे आप अंडरस्टैंडिंग करते हो, दूसरा थ्योरी होता है जहाँ पे हम बिहेवियर के रिलेटेड पढ़ाई करते हैं, तीसरा थ्योरी होता है जहाँ पे हम सोशल सोशल होते हैं। ठीक है, 3 चीज़ है। एक चीज़ को आप अंडरस्टैंड करते हो, जहाँ पे जैसे कि ह्यूमंस का इमोशंस क्या है या फिर वो कौन से एक्टिविटीज़ करते हैं, वैसे अकॉर्डिंग एक हो गया आपके इमोशनल बेसिस पे या फिर नॉर्मली बोल सकते हो एनालिसिस के बेसिस पे। दूसरा है आपका बिहेवियर के बेसिस पे, जितने भी आप रिस्पॉन्सेस शो करते हो। सपोज मैंने आपको कुछ बोल दिया, सो अगर मैंने एग्रेसिवली बोला तो आपका रिस्पॉन्स भी वैसे आएगा, आइदर आप रो दोगे या फिर आप मुझसे झगड़ा करोगे, ऐसे ही टाइप का। तो उस रिस्पॉन्सेस, डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्पॉन्सेस होते हैं, जैसे भय या फिर बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस, बहुत ज़्यादा सैडनेस, सारे चीज़ों को लेके बिहेवियरल थ्योरीज बनते हैं। वैसे ही और एक थ्योरी आता है जो कि है सोशल थ्योरी और सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी। तो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी के अगर फादर किसी ने पूछ लिया कि इसका जनक कौन है, तो वो होते हैं हमारे वाइगोट्स्की। तो वाइगोट्स्की का पूरा नाम है लेव वाइगोट्स्की, एंड वाइगोट्स्की ने सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म को कॉग्निटिव थ्योरी के साथ लिंक किया था। कॉग्निटिव, दैट मीन्स संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक बोल लो तो आपका कॉग्निटिव मतलब इंटेलेक्चुअल मेंटल एबिलिटीज, इसके साथ कनेक्ट हो गए। जब आप चीज़ों को क्या करो, समाज के जितने भी डिफरेंट थिंग्स हैं उसको जोड़ रहे हो, किसके साथ कनेक्शन क्रिएट करो, कॉग्निटिव के साथ। दैट मीन्स वो थिंग आपके डिफरेंट टाइप ऑफ बिहेवियर्स में एज अ रिस्पॉन्स ऑल्सो शो होता है। ठीक है, उसी एक्सपीरियंस को लेते हुए ले बाइगोट्स्की ने ये पूरा कंसेप्ट दिया हुआ है। तो फर्स्ट पॉइंट इंट्रोडक्शन देंगे थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पे देखो, जब भी स्कीम आ जाए, थ्योरी आ जाए, तो ना उसका डेफिनेशन देना इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, बिकॉज सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट का आपने पूरे थ्योरी का एक डेफिनेशन ऑलरेडी मेंशन किया है, उसका एक पूरा कंसेप्ट लिखा हुआ है। तो और कोई नीड नहीं है कि आप मीनिंग अलग से कोई ड्रॉ करो कि ले बाइगोट्स्की का सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट का एक मीनिंग बोल दो या डेफिनेशन दे दो, तो वो नीड नहीं है। ठीक है, डायरेक्टली आप यहाँ पे कर सकते हो। तो हम स्टार्ट करें वाइगोट्स्की। देखो वाइगोट्स्की कौन है, मैंने अभी क्या बोला, फादर है, फादर ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। अच्छा, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म समझ गए, समाज सोशल होता है, जब आप सोसाइटी बोलते हो उसको समाज बोला जाता है, सोशल हो गया सामाजिक। अगर कंस्ट्रक्टिविस्ट बोलते हैं दैट मीन्स वो कंस्ट्रक्ट करता है, तो सामाजिक रचनावादी। ठीक है, रचनावादी। तो ये कौन है, जब भी हम किसी को बोलते हैं वो प्रोपोनेंट है, वो फादर है, वो उन्होंने इसको ड्रॉ आउट किया है या मूविंग जैसा बनाया है, दैट मीन्स उन्होंने इसके ऊपर बहुत सारा रिसर्च एंड वर्क किया हुआ है। ठीक है, सो वाइगोट्स्की इज द मेन प्रोपोनेंट ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। अगर किसी ने भी पूछ लिया तो ये लाइन याद रख लेना, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म के मेन प्रोपोनेंट कौन है, किसने बहुत ज्यादा कुछ किया था उसके लिए, तो वो है वाइगोट्स्की। तो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी क्या बताता है, सोशल इंटरेक्शन, नाम से समझ जाना। सीटेट में इस रिलेटेड, शायद सीटेट ओटेट में, मतलब क्या बोलूँ कि 5 to 6 क्वेश्चंस आ जाते हैं अबाउट द सोशल इंटरेक्शन, सोशल लैंग्वेज, सोशल बिहेवियर, इसके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो माइंड में रखते हुए चलो कि ये क्या बोलता है ना, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी में मेनली हमने पढ़ा सोशल इंटरेक्शन क्या करेगा। मैंने अभी क्या बोला था आपको, ये लिंक करवाए थे कॉग्निटिव डेवलपमेंट के साथ, कॉग्निटिव थ्योरीज को लिंक करवाए थे। तो सोशल इंटरेक्शन प्रोसीड्स डेवलपमेंट एंड कॉग्निशन,
इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ सोशलाइजेशन एंड सोशल बिहेवियर। तो आप जब भी सोशलाइज्ड होते हो टू बीइंग ए सोशल बीइंग और टू बीइंग ए सोशलाइजेशन और पार्ट ऑफ ए सोशलाइजेशन, वी नीड टू सर्वाइव इन दिस सोसाइटी, वी मेंटेन आवर कस्टम नॉर्म्स एंड रूल्स। तो इसको क्या बोलते हैं पता है? CNR। तो दैट इज कॉल्ड कस्टम नॉर्म्स रूल। CNR कहाँ सुने हो? ट्रेन में आता है ना, टिकट्स में आपको मेंशन रहता है आपका CNR इतना नंबर हो गया ये, तो आपको कोच नंबर गिवन होता है या बॉगी नंबर गिवन होता है, सीट नंबर गिवन होता है। वैसे ही यहाँ पे सोसाइटी में भी तीन चीज है, कस्टम्स नॉर्म्स रूल्स। तो ये रूल्स को फॉलो करके, कस्टम्स को फॉलो करके हम क्या करते हैं, हमारे जितने भी सोशल बिहेवियर हैं उसको हम शो करते हैं। तो सोशल इंटरेक्शन लिंक विथ योर ब्रेन, लिंक विथ योर ब्रेन, आपका साइकोलॉजी के साथ ये कनेक्टेड होता है, आपको वैसा ही डेवलप करता है जैसे कि आप सोसाइटी में रह सको एंड सोशल बिहेवियर शो कर सको। हो गया, मेन चीज खत्म। वाइगोट्स्कीज थ्योरी इज वन ऑफ द फाउंडेशन ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म। समझ गए? ये फाउंडेशन है। जैसे कि मैं हर बार आपको बोलती हूँ कि कंटेम्प्रेरी में फाउंडेशन स्कीम कौन सा था, पॉलिसी कौन सा था, 1986 एनपी बोलते हो। तो वैसे ही अगर किसी ने पूछ लिया कि कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी का अगर कोई फाउंडेशन दिया है वो कौन है? वाइगोट्स्की। तो वाइगोट्स्की के थ्योरी वो एक फाउंडेशन क्रिएट कर रहा है, किसके लिए? कंस्ट्रक्टिविज्म के लिए, रचनावाद के लिए। सो वाइगोट्स्की सोशल डेवलपमेंट, जिसको बोला गया वाइगोट्स्की सोशल डेवलपमेंट, वही होता है वाइगोट्स्की कॉग्निटिव डेवलपमेंट, वही है वाइगोट्स्की सोशल इंटरेक्शन थ्योरी, सेम है वाइगोट्स्की सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी। ये सारा नाम एक ही थ्योरी का है, सेम है, ठीक है, एक ही थ्योरी का इतने सारे नाम है। सो वाइगोट्स्की सोशल डेवलपमेंट थ्योरी इज अ वर्क ऑफ रशियन साइकोलॉजिस्ट। ये कौन है? जैसे कि आप पढ़ रहे थे, ये पर्सन कहाँ के हैं? नहीं, ये पर्सन जर्मन के हैं, ये स्वीडन के हैं। तो वैसे ये आ गया, ये रशियन साइकोलॉजिस्ट है। कभी कभी ये क्वेश्चन आता है 1 मार्क का आपके MCQs में, जैसे कि सीटेड रोटेड जितने भी एंट्रांसेस हैं टीचर एलिजिबिलिटी के, ठीक है, रशियन साइकोलॉजिस्ट। एंड यहाँ पे बोला गया कि इनका पूरा नाम क्या है? लेव वाइगोट्स्की। इनका जो थ्योरी है ये कब पब्लिश हुआ था? आफ्टर इंडिपेंडेंस 1962, आफ्टर इंडिपेंडेंस 1962 में। हो गया। अभी चलते हैं वाइगोट्स्की के थ्योरी में। सो वाइगोट्स्की थ्योरीज किस पे स्ट्रेस देता है? कि एक फंडामेंटल रोल क्रिएट कर रहा है, किसके लिए? आपका रोल सेट कर रहा है, सोशल इंटरेक्शन करना है ना, वी आर द ह्यूमन बीइंग। सो एज ए ह्यूमन बीइंग हमारा कुछ एक अस्तित्व है ना, हम एक मास है, हम हमारा कुछ रोल होना चाहिए। तो ये रोल सेट कर रहा है, रोल सेटर बोल सकते हो, सोशल इंटरेक्शन के लिए एंड इन द डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निशन, एज ही बिलीव्ड स्ट्रांगली। क्या बिलीव करते थे? दैट कम्युनिटी प्लेज ए सेंट्रल रोल। कम्युनिटी, आपका जो सोसाइटी है उसमें जो कम्युनिटी है ये एक सेंट्रल रोल या फिर बोल सकते हो केंद्रीय रोल, केंद्रीय रोल, मुख्यतः जो केंद्रीय रोल होता है वो प्ले कर रहा है, किसके लिए? आपके लाइफ को मीनिंगफुल बनाने के लिए। कोई भी चीज़ आप पढ़ते हो ना, उसको मीनिंगफुल बनाने के लिए उस पर फोकस करते हो ज़्यादा। वैसे ही है कम्युनिटी, आपको क्या कर रहा है ना, जैसे ही आप इंटरेक्ट करते हो वैसे ही आपको किस में डाल रहा है? एक मीनिंगफुल लाइफ दे रहा है या मीनिंगफुल थॉट दे रहा है। इन अदर वर्ड्स बोला जाए तो ही आर्ग्यूड social learning tends to precede psychological development of human being. Psychological development, it is also based on the cognitive, ये भी cognitive है। psychological, psycho ये word किसके साथ रिलेट होता है? आपका ब्रेन के साथ। लॉजिकल आ गया, दैट मीन्स तार्किक, तर्क लगाते हो, तर्क संबंधित। तो यहाँ पे आप डिबेट करते हो या तर्क लगाते हो, वो कौन सा एरिया है? सोसाइटी। तो आप अपने दिमागी जो विकास है, साइकोलॉजिकल जो विकास है, डेवलपमेंट है, वो पॉसिबल किसके थ्रू हो रहा है? सोसाइटी के थ्रू हो रहा है। तो इन्होंने अपने थ्योरी में इतना बताया। अभी चलो, इनका जो थ्योरी है 4 पॉइंट में डिवाइडेड है, या बोलो 4 पार्ट्स बोल लो, ठीक है। ये एक एक पार्ट में एक एक एमसीक्यूज छुपा हुआ है, ठीक है, एक एक पार्ट में एक एक एमसीक्यूज है। मेरा वॉइस क्लियर है? स्क्रीन क्लियर है? यस और नो प्लीज बोल दो फटाफट, अदरवाइज मैं इतना ज्यादा पढ़ा दूंगी फिर बोलोगे नहीं सुनाई दिया। क्लियर है? फटाफट बोलो। ओके, थैंक यू। चलो आगे चलते हैं। तो यहाँ पे क्या पॉइंट है? नहीं, यहाँ पे 4 पॉइंट्स आ रहे हैं। वाइगोट्स्की के थ्योरी के कितने पॉइंट्स होते हैं? उंगलियों में गिनती कर लो, 4 पॉइंट्स हैं। पहला चीज क्या है? सोशल इंटरेक्शन। पहले ही सुन के आ रहे हो, सोशल इंटरेक्शन हमें करना है ना। देन देखो, आपके खुद के नॉलेज से आप कभी किसी को ज्ञान देते हो? हाँ, ये तो ऑब्वियस करते हैं, हम ह्यूमंस हैं। तो हमसे जो छोटे होंगे या फिर हमारे जो सेम एज के होंगे, ऑलवेज हम क्या करते हैं? हमारे नॉलेज को उनको प्रोवाइड करते रहते हैं, हमारे एक्सपीरियंस को शेयर करते रहते हैं। उसको क्या बोलते हैं? मेक नॉलेजेबल अदर,
क्या बोला जाता है? मेक नॉलेजेबल अदर, ठीक है। MKO, इसको शॉर्टकट में बोलते हैं MKO। ये है SI, सोशल इंटरेक्शन। सेकंड वाला क्या बोली? MKO। उसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट, जिस पर ना शॉर्ट क्वेश्चन भी होता है, तो दैट इज कॉल्ड ZPD। ZPD, ZPD है, MKO है, SI है, ठीक है। लास्ट हमने क्या रखा? लैंग्वेज। आपको बेसिक क्या चाहिए बताओ? आप किसी से भी बात करना चाहते हो, कम्युनिकेट करना चाहते हो, तो भाषा, दैट मीन्स अ लैंग्वेज। विदाउट एनी टाइप ऑफ लैंग्वेज आप क्या कम्युनिकेट कर सकते हो? नॉट पॉसिबल। सो ये जो 4 पॉइंट्स है, सोशल इंटरेक्शन, MKO, ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, और एक वर्ड आता है इसके साथ कनेक्टेड होके, स्काफोल्डिंग। मैं इतना बता दूं, किसी के हेल्प के थ्रू आप कोई काम करना चाहते हो, बट इट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू दैट यू कैन कंप्लीट इट, और यू कैन ड्राइव इट, और यू कैन मेक सेंस इट। तो आप इसको कर नहीं पा रहे हो, इसको एग्जैक्ट मीनिंग नहीं दे पा रहे हो, तब आप क्या करते हो? जो भी एक्सपीरियंस्ड पर्सन है उनसे हेल्प लेते हो। जब हम एक्सपीरियंस पर्सन से हेल्प लेते हैं, उनके अंडर में, उनके इन्फ्लुएंस के थ्रू कोई काम करते हैं, उसको ZPD बोला जाता है। एंड इसको ही हम स्काफोल्डिंग भी बोलते हैं। ZPD एंड स्काफोल्डिंग, डिटेल फिर से बोलूंगी, बट यहाँ पे सिंपली वन टाइम मैंने बता दिया, ठीक है। लैंग्वेज जानते हो, इसके अकॉर्डिंग आपकी स्पीच वेराइटीज में डिवाइडेड है, ठीक है। इनर स्पीच, प्राइवेट स्पीच, सोशल स्पीच। जब आप सबके साथ बात करते हो, दैट इज कॉल्ड सोशल स्पीच, ठीक है। प्राइवेटली जब करते हो, मतलब फैमिली मेंबर्स ओनली, तो ये हो गया आपका प्राइवेट स्पीच। इनर स्पीच, जब आप मिरर के सामने खड़े हो, या मोबाइल पकड़े हो, या बुक पढ़ रहे हो, एंड खुद से ही खुद क्वेश्चंस कर रहे हो, खुद को ही आप बात कर रहे हो, खुद से ही आप बात कर रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड द इनर स्पीच, ठीक है। ये 4 पॉइंट में ये कंसेप्ट कंप्लीट होगा। याद रह गया? फर्स्ट क्या है? सोशल इंटरेक्शन। सेकंड क्या है? MKO, मेक नॉलेजेबल अदर। देन जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट एंड लैंग्वेज। आप बोलोगे मैम इसको क्या सीक्वेंशियल लिखना है? कोई जरूरत नहीं है, आप हैपोजिट भी लिख सकते हो 4 पॉइंट्स को, ठीक है। कोई सीक्वेंस का जरूरत नहीं है, हैपोजिट लिख सकते हो। तो पहला हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? सोशल इंटरेक्शन से। सोशल इंटरेक्शन से। सो सोशल इंटरेक्शन प्लेज ए फंडामेंटल रोल, सबसे बेस क्रिएट करने वाला एक रोल है, अभी पढ़ के आए थे, इन द प्रोसेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, आपके दिमागी विकास के लिए, संज्ञानात्मक विकास के लिए, और आपका जो मानसिक विकास है या मेंटल डेवलपमेंट है, उसके लिए हमें क्या चाहिए? सोशल इंटरेक्शन। अगर मैं कल के क्लास में भी, ऑफलाइन में भी आप लोगों को बोल रही थी, अगर एक बच्चे को आप लोगों को नहीं बोली, सेकंड ईयर बच्चे को बोल रही थी, अगर एक बच्चे को, सपोजिंग कर लो, अगर एक बच्चे को मैंने एक रूम में, डार्क रूम में मैंने क्या किया? बचपन से ही बंद कर दिया, लॉक कर दिया उसको, ठीक है। आफ्टर 10-15 ईयर्स के बाद उसको मैंने वहां से निकाला, बस वो कितना जानता है? कोई एक आता है, उसको खाना खिलाता है, बट उसने फेस कभी नहीं देखा किसी का, किसी से बात नहीं किया, कुछ नहीं किया। क्या इनका IQ बहुत तेज रहेगा? नहीं। वो होता है लाखों में एक बच्चे जिनका IQ वैसे ही रह जाता है। अदरवाइज अगर किसी पर्सन को आप सोशलाइज्ड होने ना दो, उसको सिर्फ घर पे ही बंद रखो, तो वो धीरे धीरे इंट्रोवर्ट हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें भूल जाएगा, उसको करने का कुछ आप जो भी वो सोशलाइज्ड होने चाहता था या एक्सपीरियंस लेना चाहता था, वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो वैसा ही पॉइंट यहाँ पे है, सोशल इंटरेक्शन प्लेज अ फंडामेंटल रोल इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। वाइगोट्स्की फिर क्या फील्ड करता है? सोशल लर्निंग। देखो, सोशल इंटरेक्शन आया मतलब सोशल लर्निंग भी रहेगा। सोशल लर्निंग आपके डेवलपमेंट में हेल्प करता है, तो प्रीसीड्स डेवलपमेंट, ठीक है। ही स्टेट्स, उन्होंने क्या बोला? एवरी फंक्शन इन द चाइल्ड्स कल्चरल डेवलपमेंट अपीयर्स ट्वाइस। आपके बोल सकते हैं कि आपके जो कल्चर है ये आपको बहुत कुछ सिखाता है, राइट। तो बच्चे के जो डिफरेंट फंक्शंस हैं लाइफ में, जो भी फंक्शंस हैं, उसको अगर कुछ सिखाना हो तो वो 2 फेजेस में होता है या 2 बार होता है। कैसा? मैंने आपको पहले भी बोला है इंट्रा एंड इंटर के बारे में। तो एक होता है इंटर साइकोलॉजी और इंटर साइकोलॉजिकल, एक होता है इंट्रा साइकोलॉजिकल। जब बच्चा सोशल होता है, दैट मीन्स एक बच्चा है वो मेनी पर्सन्स के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, दैट मीन्स वो सोशलाइज्ड हो गया। देखो, इन बिटवीन 2 और मोर पर्सन्स के अंदर अगर कुछ भी होता है, कम्युनिकेशन या फिर रोल शेयरिंग, एक्सपीरियंस शेयरिंग, एनीथिंग होता है, तो उसको हम बोलते हैं सोशल लेवल, इंटर साइकोलॉजिकल। इफ ये काम बच्चे ने क्या किया? सोसाइटी में नहीं किया, इंडिविजुअल लेवल में किया, खुद से ही किया,
ओन बेसिस में शिफ्ट किया, तो दैट इज कॉल्ड इंट्रा साइकोलॉजिकल। क्या बोलोगे? इंट्रा साइकोलॉजिकल। तो याद रहा। तो पहला पॉइंट क्या था? सोशल इंटरेक्शन में हमने ये बात किया कि सोशल इंटरेक्शन प्रोसीड करता है या फिर फॉलो करता है किसको? कॉग्निटिव डेवलपमेंट को। ये बच्चों में कॉग्निटिव डेवलपमेंट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा कि सोशल लर्निंग प्रीसीड्स डेवलपमेंट। ऑल टाइप ऑफ डेवलपमेंट जो भी हो रहा है बच्चों में, जब बच्चा सोशलाइज्ड हो जाता है तो उसके बॉडी में जो भी डेवलपमेंट होता है वो सोसाइटी की वजह से हो रहा है। नेक्स्ट बोला, बच्चों में अगर कल्चरल डेवलपमेंट में भी हो रहा है या फिर कोई भी फंक्शन हो रहा है रिलेटेड टू कल्चर, तो वो दो बार होता है। एक होता है सोशल लेवल में, दूसरा होता है इंडिविजुअल लेवल में। जब पर्सन अकेले करता है, खुद से करता है, तो दैट इज कॉल्ड इंट्रा साइकोलॉजिकल। अगर बच्चे या फिर कोई भी पर्सन मल्टीपल पर्सन के साथ लिंक्ड होके, सोसाइटी के साथ लिंक्ड होके करता है, तो दैट इज कॉल्ड इंटर साइकोलॉजिकल। खत्म। इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। अभी नेक्स्ट पॉइंट में क्या था? मेक नॉलेजेबल अदर। ठीक है, मेक नॉलेजेबल अदर। अच्छा, इफ यू हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग, इफ यू हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग, देन आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? जो भी नीडी पर्सन है, if another needy person is come or came, then you will try to explain everything before her or before him। ठीक है, उसके सामने आप सब कुछ बोलोगे। तो the make MKO refers to anyone who has a better understanding or a higher ability level than the learner। देखो, दो चीज है। जैसे कि आप टीचर एंड स्टूडेंट पढ़ के आए थे, याद है? ये क्या था? टीचर कौन थे? नॉलेजियस पर्सन थे, नॉलेजेबल पर्सन थे। स्टूडेंट कौन है? जो नॉलेजलेस पर्सन है या फिर नॉलेजलेस इंडिविजुअल है, जो एक्सपीरियंस लेना चाहता था। ये एक्सपीरियंस्ड वन है। अगर मैं इनसे नॉलेज लेती हूँ, दैट मीन्स इन्होंने मुझे क्या बनाया? टीचर ने मुझे नॉलेजेबल बनाया, एक्सपीरियंस उनका प्रोवाइड किया। तो इसी को बोलते हैं मेक नॉलेजेबल अदर। अभी पढ़ो, दूसरे को अपना ज्ञान बांटना। ठीक है, अपना ज्ञान दूसरे को बांटना। तो मेक नॉलेजेबल अदर्स रेफर्स टू एनीवन हु हैज ए बेटर अंडरस्टैंडिंग और ए हायर एबिलिटी लेवल। हायर एबिलिटी लेवल दैट इज अ थिंकिंग लेवल, रीजनिंग लेवल, एनी टाइप ऑफ लेवल्स। जो भी एबिलिटी हो, अगर आप में ज्यादा है तो आप किसी को हेल्प करते हो। तो विद रेस्पेक्ट टू पर्टिकुलर टास्क, कोई टास्क में हेल्प कर सकता है, कोई कंसेप्ट में हेल्प कर सकता है, कोई प्रोसेस में, प्रोजेक्ट वर्क में, असाइनमेंट वर्क में कर सकता है। तो दैट इज कॉल्ड मेक नॉलेजेबल अदर। तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी गिवन है, टीचर का ही एग्जाम्पल गिवन है जो मैंने अभी दिया। अच्छा, घर पे आप कभी भी अगर प्रॉब्लम में फंसते हो तो आप किसका हेल्प लेते हो? फर्स्ट ऑफ ऑल आपके अगर बड़े भाई हो, बड़े बहन हो, उनका हेल्प लेते हो। अदरवाइज घर पे है तो पेरेंट्स, उनका हेल्प लेते हो, क्योंकि वो बड़े हैं, वो एक्सपीरियंस्ड वन है, तो आपको हेल्प कर सकते हैं। अदरवाइज टीचर का लेते हैं। तो यहाँ पे वो एग्जाम्पल मेंशन है। क्लियर हो गए? अभी नेक्स्ट चले। तो दैट इज जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। क्या है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अच्छे से सुनना, शॉर्ट क्वेश्चन आता है। शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, राइट अबाउट जेडपीडी। तो बोलोगे मैम इतना 4 लाइन में हम जेडपीडी के बारे में क्या लिखे? क्योंकि जेडपीडी का यहाँ पे मैंने छोटा सा डायग्राम भी दिया है। तो आप क्या करोगे ना, पहला तो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म भी थोड़ा लिखोगे। आफ्टर दैट वाइगोट्स्की का इंट्रो दोगे, उनके थ्योरी के बारे में लिखोगे एंड उनके 4 पॉइंट्स के बारे में लिखोगे। थ्योरी को उन्होंने कितने पॉइंट्स में डिवाइड किया या कितने पार्ट्स है उसमें। आफ्टर दैट जेडपीडी को आप लिखोगे। इतना करोगे तो शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट होगा। ठीक है, तो जेडपीडी क्या बोलता है? जेडपीडी इज द डिस्टेंस बिटवीन ये स्टूडेंट्स एबिलिटी टू परफॉर्म ए टास्क अंडर एडल्ट गाइडेंस। अभी समझ आ गया? कोई भी एडल्ट हो सकता है, इवन इफ सेम एज ग्रुप भी हो सकता है, थोड़ा आपसे बड़ा होना चाहिए, थोड़ा आपसे बड़ा होना चाहिए। तो जैसे कि सपोज एक पर्सन अगर 4-5 साल का है, बच्ची है, बच्चा है, जो भी है, छोटा है, एंड उससे उनके घर पे बड़ा है, 2-3 साल का बड़ा भाई है या बहन है। वो अगर उसको हेल्प कर देती है कोई टास्क में या कर देता है, जस्ट लाइक उसको गेम खेलना नहीं आता, उसको हेल्प कर दिया, या फिर उसको डांस करना नहीं आता, डांस सिखा दिया, सॉन्ग सिखा दिया, या फिर कोई भी एक काम सिखा दिया। तो ये जो प्रोसेस होता है इसको हम जेडपीडी बोलते हैं। कोई भी एडल्ट के गाइडेंस में अगर आप कोई टास्क को कंप्लीट करते हो, कोई एडल्ट और आपसे बड़ा, ठीक है, आपसे बड़ा कोई भी पर्सन के हेल्प के अंडर, मतलब उसके हेल्प के साथ आप कोई एक टास्क को कंप्लीट कर देते हो, देन इट इज कॉल्ड द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, नॉर्मली वाइगोट्स्की फोकस्ड ऑन द कनेक्शन बिटवीन। वाइगोट्स्की सबसे ज्यादा फोकस क्या कर रहे थे पता है? लोगों को कनेक्ट करना चाहते थे। वो क्या करना चाहते थे? सोसाइटी में बहुत सारे कल्चर है, कंटेक्स्ट है, बहुत सारा पॉइंट है, लैंग्वेज है, तो इसके साथ लोग कनेक्ट ही नहीं हो रहे, इसलिए उन्होंने सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट का थ्योरी दिया था। तो वाइगोट्स्की फोकस किस में करे? कनेक्शन बिटवीन पीपल एंड सोशियो कल्चरल कंटेक्स्ट।
सोशियो एंड कल्चरल, मतलब सोसाइटी भी है प्लस कल्चर भी है, इन विच दे एक्ट एंड इंटरेक्ट इन शेयर्ड एक्सपीरियंस। शेयर्ड बोला गया, शेयरिंग करेंगे, शेयर्ड एक्सपीरियंसेस। मैं अपना एक्सपीरियंस आपको देती हूँ, तो मैंने खुद का एक्सपीरियंस को क्या खत्म कर दिया? नहीं, मैंने बस शेयरिंग किया। तो इतना चीज कहाँ पे पॉसिबल होता है? सोसाइटी में पॉसिबल होता है। अकॉर्डिंग टू वाइगोट्स्की, ह्यूमंस यूज टूल्स, दैट कुछ टूल्स हम लोग यूज करते हैं जस्ट लाइक अपने कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए, अपने कल्चर को कंजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। तो वो चीज़ है स्पीच एंड राइटिंग। सोशल एनवायरनमेंट में रह के अगर आप कोई चीज़ों को प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो दैट इज पॉसिबल थ्रू ओनली स्पीच एंड राइटिंग। आप क्या चाहते हो कि आपका लैंग्वेज बचा रहे, आपका लैंग्वेज में जो भी कल्चर है और संस्कृति है वो बचा रहे। तो आप क्या करते हो, उसके थ्रू जो जो भी उस टाइम पे हिस्टोरिक मोमेंट्स हुए थे या फिर कुछ भी आपके कंट्री में प्रेजेंट है, जस्ट लाइक रामायण महाभारत आप देख सकते हो, तो वो क्या है, अपने कल्चर को बचाए रखने के लिए सब कुछ लिख के रखा गया था। ठीक है, वैसे ही हम भी करते हैं, कुछ कुछ चीज़ों को, मोमेंट्स को, कल्चर को, सोसाइटी को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करते हैं। So again, Vygotsky believed that internalization of these tools led to higher thinking skill. अगर ये internalization हो, मतलब आपके अंदर जब हम लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं, देन वो अगर स्पीच के थ्रू पॉसिबल हुआ या राइटिंग के थ्रू पॉसिबल हुआ, स्पीच के थ्रू पॉसिबल हुआ या राइटिंग के थ्रू पॉसिबल हुआ, तो क्या होगा कि इससे हमारा जो टूल्स है, किसके लिए? थिंकिंग एबिलिटी के लिए, आपके तर्क और तार्किक जो भी विकास है वो होंगे। आप जो थिंकिंग एबिलिटी करते हो या रीजनिंग एबिलिटीज कर रहे हो या फिर कॉग्निटिव एबिलिटीज कर रहे हो, वो आपका इंक्रीज करेगा। हम अगर एक दूसरे से बातचीत करते हैं, अपने एक्सपीरियंस देते हैं, उसको अगर किसी पॉइंट को इंपॉर्टेंट लगता है तो लिख के रखते हैं फॉर द फर्दर यूज, तो ये सब करने से हमारा कल्चर, सोसाइटी एंड सोशल इंटरेक्शन पॉसिबल होता है। इससे थिंकिंग स्किल डेवलपमेंट होगा। अभी देखो ये छोटा सा एक डायग्राम है, ठीक है। छोटा सा डायग्राम में हमने क्या मेंशन किया है? पहला तो ये पॉइंट है, मेक नॉलेजेबल अदर। देखो 4 ही पॉइंट है, सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। लैंग्वेज नहीं हुआ तो क्या हम बात कर सकते हैं? नॉट पॉसिबल। जेडपीडी किसी के अंडर इन्फ्लुएंस, मतलब कोई एडल्ट के एक्सपीरियंस के साथ अगर हम करते, उसके हेल्प के साथ कोई काम कर लेते तो जेडपीडी हो जाएगा। मेक नॉलेजेबल अदर, अपना नॉलेज प्रोवाइड करना। देखो जेडपीडी एंड ये ना दोनों एक जैसे ही हैं। जेडपीडी बोलता है कि एक बच्चा अगर काम करना चाहता है, वो किसी का हेल्प लेगा, कोई बड़े का हेल्प लेगा जिसके पास एक्सपीरियंस प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड जेडपीडी। यहाँ पे हमने बोला कि मैं बड़ी हूँ एंड मैंने एक्सपीरियंस प्रोवाइड किया अपने छोटों को। देखो ये पूरा उल्टा है कि नहीं? एक तरफ से देखो तो ये जेडपीडी होगा, दूसरे तरफ से देखो तो मेक नॉलेजेबल अदर होगा। जो टीचर है वो नॉलेज प्रोवाइड करे स्टूडेंट को, तो इधर से देखते हैं तो मेक नॉलेजेबल अदर्स हो गया। स्टूडेंट कोई टास्क कंप्लीट करना चाहते हैं तो टीचर का हेल्प ले लिया, तो वो जेडपीडी हो गया, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अभी सोशल इंटरेक्शन करना है तो नीड है लैंग्वेज का। सोशल इंटरेक्शन पॉसिबल थ्रू सोशल लर्निंग। सोशल लर्निंग क्या प्रिसीड करेगा? डेवलपमेंट, एंड इट इज पॉसिबल थ्रू इंटर साइकोलॉजिकल वे, सोशल लेवल पे, और इंट्रा साइकोलॉजिकल लेवल और इंडिविजुअल लेवल पे। हो गया। अभी लैंग्वेज पढ़ लेते हैं फटाफट से। लैंग्वेज क्या है देखो, Vygotsky believe that language develops from social interaction for communication purpose. ये तो जानते हो कि लैंग्वेज क्या है। What do you mean by language? हम इसको बोलते हैं भाषा, राइट? भाषा कहाँ से आया है? लैटिन वर्ड से आया है। यहाँ पे लैटिन वर्ड में बोला गया लिंगुआ, ठीक है। कौन सा वर्ड मैंने बोला? लिंगुआ। तो ये जो टर्म है लिंगुआ, लिंगुआ मतलब होता है टंग, ठीक है। क्या है? आपका टंग, लिंगुआ। तो ये जो लिंगुआ है, मतलब आप जब भी कोई बात करते हो तो आप क्या करते हो? अपना वोकल यूज करते हो, अपना स्वर या फिर वॉइस को यूज करते हैं। तो वो जब वॉइस निकलता है वो आपके वाइब्रेशन के साथ साथ आप जब प्रोनाउंस करना चाहते हो तो आपके टंग टंग का भी यूज करता है। विदाउट टंग यूज किए आप मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 या 12 ही टाइप के वर्ड्स को बोल सकते हो। वर्ड्स भी नहीं होगा, वो आप क्या बोल सकते हो? अल्फाबेट्स बोल सकते हो। जस्ट लाइक ओ बोल लो, वहां पर टंग नहीं चाहिए। ए बोल लो, आपको टंग नहीं चाहिए। बट कुछ कुछ ऐसे भी अल्फाबेट्स हैं जहाँ पे आपको प्रोनाउंस करने के लिए आपके टंग को जरूरत करना पड़ता है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम जहाँ पे टंग यूज हो रहा है, मोस्ट ऑफ द वर्ड्स पे, इसलिए हमने उसको टंग बोल दिया। तो लिंगुआ का मतलब हो गया टंग। बाय यूजिंग योर टंग यू प्रोनाउंस द वर्ड्स टू कम्युनिकेट विद द अदर्स, ठीक है। तो लैंग्वेज हमने क्यों यूज किया ना? वाइगोट्स्की बिलीव करते थे लैंग्वेज डेवलप्स फ्रॉम द सोशल इंटरेक्शन।
वाइगोट्स्की क्या बिलीव करते थे, क्या लैंग्वेज जो डेवलप्ड होता है ये सोशल इंटरेक्शन से ही होता है, एंड सोशल इंटरेक्शन के लिए भी होता है। क्यों? बिकॉज हम इससे कम्युनिकेशन पर्पस में यूज कर सकते हैं। ठीक है। अभी देखो, रोल ऑफ लैंग्वेज अगर बोला गया, तो रोल ऑफ लैंग्वेज में क्या है ना, पावरफुल टूल ऑफ इंटेलेक्चुअल अडेप्टेशन। इंटेलेक्चुअल बोला गया, दैट मीन्स मेंटल एडाप्टेशन, मतलब मेंटल एबिलिटी को अगर आप ग्रिप में रखना चाहते हो, अपने पास रखना चाहते हो, देन ये एक माध्यम है। अगर लैंग्वेज आप जानते हो तो कोई भी बुक पढ़ सकते हो। लैंग्वेज अगर जानते हो तो किसी से बात करके उसका ज्ञान ले सकते हो। तो लैंग्वेज इज इंपॉर्टेंट टूल और द पावरफुल टूल टू कैच और टू मेक योर एबिलिटी, मेक योर थिंकिंग एबिलिटी मोर पावरफुल। ठीक है। दूसरे टाइप में क्या हो जाएगा, दूसरा रोल क्या है, एडल्ट ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन टू चिल्ड्रन। देखे, एडल्ट घर के जो पेरेंट्स होते हैं वो सबसे बड़े एडल्ट्स हैं। वो जब अपने बच्चों को क्या देते हैं, नॉलेज देते हैं, तो किसके थ्रू देते हैं, लैंग्वेज के थ्रू। तो एडल्ट ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन टू चिल्ड्रन। अभी देखो, लैंग्वेज तीन टाइप का होता है। लैंग्वेज तीन टाइप का होता है, मतलब ये लैंग्वेज उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, मतलब स्पीच के अकॉर्डिंग बोल रही हूँ, कम्युनिकेशन के पर्पस के अकॉर्डिंग बोल देती हूँ। थ्री टाइप के स्पीचेस हम लैंग्वेज के थ्रू कर सकते हैं। तो फर्स्ट इज सोशल स्पीच, जो कि पहले ही मैं बोल चुकी हूँ। प्राइवेट स्पीच सेकंड वन, एंड द थर्ड वन इनर स्पीच। तो सोशल स्पीच क्या है, जब हम सोसाइटी से बात करते हैं, मतलब इंटरेक्ट विद द सोसाइटी। सोसाइटी में बहुत सारे लोग हैं, उन लोगों से, सोसाइटल इंडिविजुअल से जब हम बात करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड सोशल स्पीच। अगर मैं बोलूँ प्राइवेट स्पीच, जब प्राइवेट स्पीच आ जाए तो ये पॉइंट होता है जब हम क्या करेंगे, हाउ दे इंटरेक्ट विथ फैमिली ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल स्पीच। सोसाइटी के इन्फ्लुएंस से हम कैसे अपने घर पे बात करते हैं, अपने फैमिली मेंबर से और ब्लड रिलेशन जिनसे हैं उनसे बात करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड प्राइवेट स्पीच। अभी लास्ट वन इज द इनर स्पीच, जो कि हम बोल सकते हैं ये सेल्फ रेगुलेशन है। आप खुद को सेल्फ रेगुलेट करके कुछ भी फंक्शन कर सकते हो, जैसे कि खुद से बातें करना, ये होता है आपका इनर स्पीच। आप पूछते हो ना, खुद को ही पूछते हो, क्या ये सही होगा, ये गलत होगा, ऐसा हम पूछते हैं, तो ये चीज हो गया इनर स्पीच। क्लियर है इतना? ये सुनो, बता दो फटाफट, देन मैं एप्लीकेशन में जाऊंगी। क्लियर है ये चार पॉइंट? बाकी सबको क्लियर है ना? देखो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दो यूनिट एट ए टाइम यूज होगा। ये यूनिट 2 के लिए भी लॉन्ग क्वेश्चन है, यूनिट 3 के लिए भी लॉन्ग क्वेश्चन है। जो अटेंड नहीं कर रहे हैं उनको तो मैं हेल्प ही नहीं कर सकती एग्जाम के टाइम पे, बट जो पढ़ रहे हो मैं प्रॉपर बोल रही हूँ कि दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना। ठीक है, इतना क्लियर हो, अदरवाइज मैं फिर से समझा दूंगी। कौन सा पॉइंट नहीं समझ आ रहा, बताओ। समझ आ रहा है ना, सब क्लियर हो गया? हो गया ना? हाँ, दोनों यूनिट का आंसर होगा, एंड आप सेम भी लिखोगे तो मार्क नहीं कटेगा। सेम भी लिखोगे मार्क नहीं कटेगा। ओके, चलो इम्प्लीकेशंस में चलते हैं, मतलब इनका थ्योरी हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। ये जो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी है या सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी है, या फिर मैं देखो बहुत सारा टर्म बोली आज, दैट मीन्स एक ही टाइप का है, सोशल इंटरेक्शन, सोशल डेवलपमेंट, सोशल लर्निंग, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, चार चीज बोला गया, एंड चारों नाम आप यूज कर सकते हो कहाँ पे, थ्योरीज के नाम पे। तो दैट इज वाइगोट्स की आ गया, कि जहाँ पे देख लिया वाइगोट्स की, मतलब सोच लो आंख बंद करके, ये आंसर लिखना है पूरा, कंप्लीट करना है। इससे पहले स्टार्टिंग में क्या देना है, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। आफ्टर दैट ये आंसर पूरा लिखना है। ठीक है, वाइगोट्स की दिख गया, मतलब ये आंसर पूरा कंप्लीट करोगे। अभी पॉइंट्स देख लेते हैं इम्प्लीकेशंस में। वाइगोट्स के आइडिया प्रेजेंट चैलेंजिंग टास्क विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोलैबोरेटिव कोऑपरेटिव एक्टिविटीज। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय कोलैबोरेटिव एंड व्हाट डू यू मीन बाय कोऑपरेटिव। अगर मैं बोलूं कि कोई काम कर रहे हो, देखो कोलैबोरेशन मैं बोलूंगी, मैंने उनके साथ कोलैब किया। आजकल तो रील का टाइम्स है ना, रील का जमाना चल रहा है, तो आप रील्स देखते हो तो वहां पे कहीं कहीं पे मेंशन होता है, या यूट्यूब के जितने भी आप यूट्यूबर्स को देखते हो तो वो क्या मेंशन करते हैं कि हम इनके साथ कोलैब कर रहे हैं, है ना, ऐसा होता है। या फिर थिंक कर लो कोई बिजनेसेस हो रहा है, तो बिजनेसमैन एट ए टाइम दो बिजनेसमैन एट ए टाइम एक साथ एक काम में अगर लगे पड़े हैं, कॉमन गोल है, एक ही गोल है। ठीक है, शेयर्ड गोल नहीं है, एक गोल है, एक वन गोल है, उसको अचीव करना है।
ठीक है। अगर एक पर्सन करता है इसको तो बहुत टाइम टेकिंग हो रहा है, तो अनदर पर्सन को मैंने हायर कर लिया। वो भी एक कंपनी का वो ओनर है, मैं भी एक कंपनी का ओनर हूँ, तो दोनों ओनरशिप में ऑथराइटीज, जो भी ऑथोरिटीज होते हैं वो किसके पास गया, ऑथराइजेशन किसके पास गया, दोनों के पास है। वो ऑथराइजेशन शेयर होता है, गोल शेयर नहीं होता। आपके लक्ष्य शेयर नहीं होंगे, आपके जो भी काम है वो बस डिवाइड होगा, ओनरशिप डिवाइड होगा। इफ ओनरशिप डिवाइड होता है एक काम करने के लिए, तो दैट इज कॉल्ड कोलैबोरेटिव। ठीक है। मैं एक काम करने के लिए दो पर्सन को रखती हूँ एंड दोनों को ही मैं इसका क्या बनाती हूँ, ओनर बनाती हूँ, कि दोनों जब चाहे अपने मर्जी से डिसीजन ले सकते हैं। बट काम क्या हो जाएगा ना, कॉमन गोल को पूरा करना है, सो दैट काम को हम डिवाइड कर लेंगे। तो ये होता है कोलैबोरेटिव। बट कोऑपरेटिव क्या होता है, कोऑपरेटिव इन द सेंस ये बोल लो ग्रुप वर्क है। ठीक है, ये क्या है, ग्रुप वर्क है। आप बोलोगे मैम ये ग्रुप वर्क हो गया तो कोलैबोरेटिव भी तो ग्रुप वर्क है। कोलैबोरेटिव में जितने पर्सन्स थे सबके पास क्या था, ओनरशिप था। बट यहाँ पे कोऑपरेटिव में कोई भी ओनरशिप नहीं रहता, सिंगल पर्सन लीडर होते हैं या फिर ओनर होते हैं। एंड कोई भी टाइम पे आप चाहो तो, सपोज ये आपका कॉमन गोल है एंड आप सारे यहाँ पे पर्सन इतने सारे हैं, ये पर्सन आपका लीडर है, ये थ्रू आउट रहेगा, फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंडिंग ये थ्रू आउट रहेगा। बट बाकी जितने भी पर्सन्स हैं जो उनको हेल्प करते थे, चाहे तो बीच से आउट हो सकते हैं, बीच से आउट हो सकते हैं। कोलैबोरेशन में बीच से आउट हो नहीं सकते, कोऑपरेटिव में आउट हो सकते हैं। तो ये हो गया कोऑपरेटिव। ठीक है। ये सारा डिटेल कहाँ पे हम पढ़ेंगे, फिर से इसके यूनिट 1 में पढ़ेंगे। अभी के लिए ये दो वर्ड समझ लो। ठीक है। तो ये क्या हो गया, वाइगोट्स्की का जो आइडिया है वो कहाँ कहाँ यूज हो रहा है ना, कोलैबोरेटिव एंड कोऑपरेटिव एक्टिविटीज में यूज हो सकता है। जस्ट लाइक ग्रुप एक्टिविटीज, ग्रुप वर्क करना है, मिक्स एज वाले पर्सन से एट ए टाइम करे, या डांस परफॉर्म करना है, तो वो सारे एक्टिविटीज में हम यूज कर सकते हैं वाइगोट्स्की के आइडिया को। नंबर 2, वाइगोट्स्की's ideas present how a teacher facilitate cognitive growth and learning within child's community as peer। देखो, एज पीयर जब भी बोल दे, पीयर, पीयर क्या वर्ड होता है, पीयर मतलब सेम एज ग्रुप। सेम एज ग्रुप, अभी आप लोग अगर क्लास 4 में होते या क्लास 5 में होते, तो सेम एज ग्रुप के ही पर्सन होते हैं सारे, है ना। सोच लो, एक ग्रुप में सारे सेम एज ग्रुप वाले हैं तो उनको हम बोलते हैं पीयर। अभी पीयर के विद इन एक टीचर को सारा नॉलेज वाला काम करना है, मतलब उनके इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने के लिए काम करना है। तो ये वाइगोट्स्की के आइडिया के थ्रू पॉसिबल हो पाया। नेक्स्ट, वाइगोट्स्की, जो वाइगोट्स्की इसका प्रेजेंट आइडिया है, वो किस में प्रॉब्लम क्रिएट किया पता है, जेड। जेडपीडी मतलब क्या था, किसी के अंडर पे काम करना, कोई एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए। अभी बोलो, अगर आपके क्लास में 40 बच्चे हैं, 40 बच्चों को आप हेल्प कर सकते हो क्या एट ए टाइम, नो, नॉट पॉसिबल। इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम इसमें आया। हिज आइडियाज प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑथेंटिक एक्टिविटीज, जो एक्टिविटीज बहुत यूजफुल है वैसे एक्टिविटीज को ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है। हिज आइडियाज हाईलाइट द रोल ऑफ प्ले इन लर्निंग, मतलब आप जो अपना रोल प्ले करते हो, ये वाला एक्टिविटी नहीं जो किंडरगार्टन वाला हम लोग कल पढ़ रहे थे, वो नहीं कि रोल प्ले कर लिया और गेम्स खेल लिया, वैसा नहीं। ये रोल प्ले होता है, आपको स्पेसिफिक टास्क दिया जाएगा, उस टास्क को आप एज ए उसके हीरो बोल लो या एक्टर बोल लो, आप एक्टिंग करके दिखाओगे टोटल। तो लर्निंग कैसे होगा ना, लर्निंग एक्टिंग के थ्रू होगा या रोल प्ले के थ्रू होगा। अगर किसी पर्सन को बोला जाए आपकी मदर क्या क्या करती है, वो रोल प्ले करके दिखाती है कि अपनी घर पे अपनी मम्मी क्या क्या करती है, तो वो सारा एक्टिविटीज को दिखाती है। तो इससे आप लर्न भी करते हो एंड इससे आप बहुत सारी चीजों को भी सीखते हो। तो इन ऑर्डर टू अकॉम्प्लिश, क्या ऑर्डर टू अकॉम्प्लिश करना चाहते हैं, कौन सा गोल, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम कैसा होना चाहिए ना, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में जितने भी लोग हैं एक साथ कनेक्टेड होना चाहिए। नाउ डेज जो बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज द इनकलकेशन और इन बोल सकते हो कि इन्फोर्सिंग और जस्ट लाइक यूजिंग आईसीटी इन क्लासरूम सिस्टम। तो हम टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, उसके लिए एसेंशियल टूल्स देंगे, टेलीकम्युनिकेशन करेंगे, इंटरनेट का यूज करेंगे एंड इसके थ्रू भी हम क्या डेवलप करेंगे, सोसाइटी में साइकोलॉजिकल जो डेवलपमेंट होता है, एबिलिटीज का डेवलपमेंट बच्चों में करेंगे। स्काफ होल्डिंग, एक वर्ड मैंने बोला था स्काफ होल्डिंग। अब स्काफ होल्डिंग का 4 पार्ट होता है। लास्ट पार्ट तो आपको पता है कि ये फीडबैक देगा,
ठीक है। डेमोन्स्ट्रेट कॉम्प्लेक्स टास्क एंड एनकरेज इमिटेशन। ठीक है, आपको सबसे कॉम्प्लेक्स टास्क को मैं आप सबको शेयर कर दूंगी या बता दूंगी, एंड आफ्टर दैट बोला जाएगा कि इसी टास्क को आप कॉपी करो। ठीक है, देन डिवाइड द टास्क, पहले तो कॉपी कर लिया, फिर डिवाइड कर लो टास्क को इनटू सिंपलर पार्ट, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दो। बड़े आकार में दिख रहा है तो आपको करने में डर लग रहा है ना, मैं छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दी एंड 4 पर्सन्स को डिवाइड कर देती हूँ काम करने के लिए। प्रोवाइड स्ट्रक्चर एंड सेट ऑफ स्टेप्स और गाइडलाइंस। अभी देखो एक काम को कंप्लीट करने के लिए जो जो स्टेप्स चाहिए या गाइडलाइंस चाहिए वो प्रोवाइड किया जाए। लास्टली गिव फ्रीक्वेंट फीडबैक, फीडबैक आप फ्रीक्वेंटली दोगे। ठीक है, ये होता है स्कैफोल्ड चिल्ड्रंस एफर्ट। कंक्लूजन क्या लिखोगे? आपको अगर अच्छा लगा वाइगोट्स्की का कंसेप्ट तो उनका पॉजिटिव वे में सब लिखना पड़ेगा। तो हम 2 से 3 लाइन बोलते हैं, कॉपी में जब लिखते हो हैंडराइटिंग के ऊपर डिपेंड करता है, वो 1 पैराग्राफ 10 लाइन्स भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कितना लिखना चाहते हो अपने वे से। द वर्क ऑफ वाइगोट्स्की कंप्लीटेड कंसर्निंग द जेडपीडी, उनका जो पूरा वर्क था वो किसके ऊपर बेस्ड था? जेडपीडी के ऊपर। एंड द रिलेशन ऑफ टीचिंग टू कॉग्निटिव डेवलपमेंट, हम किस लिए पढ़ाएंगे बच्चों को? उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो, ये मोस्ट एप्रोप्रिएट चीज था। ठीक है, इज अ मोस्ट वेल नोन एस्पेक्ट ऑफ हिज कंट्रीब्यूशन टू साइकोलॉजी। इट कुड बी सेड दैट, ये बोल सकते हैं हम, इन द फाइनल पीरियड ऑफ हिज लाइफ, उनके फाइनल पीरियड ऑफ लाइफ में वाइगोट्स्की डेवलप्ड ए प्रोफाउंड इंटरेस्ट, मतलब अपना इंटरेस्ट, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखाए थे वो किसमें? इन द रिलेशन बिटवीन द टीचिंग एंड मेंटल डेवलपमेंट। ठीक है, जो भी टीचिंग है मतलब हम बोल सकते हैं शिक्षण और मनोविज्ञान और मेंटल एबिलिटी संज्ञानात्मक विकास के लिए उन्होंने ये दोनों चीजों को जोड़ना चाहा था, इसलिए ये थ्योरी आया। क्लियर है इतना? तो पहला देखो ये क्वेश्चन कैसा है, क्वेश्चन पे ऑलरेडी लिख चुकी हूँ। डिस्कस ब्रूनर्स सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच इन टीचिंग एंड लर्निंग। तो टीचिंग लर्निंग पे ब्रूनर्स का सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच क्या है? सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच बोल लो, थ्योरी बोल लो, या फिर सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट डेवलपमेंट प्रोसेस बोल लो, कोई भी क्वेश्चन आए अगर नाम आता है ब्रूनर तो ये कंसेप्ट आपको लिख देना है। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन में डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन जो भी आता है वो डायरेक्ट आता है, वो इनडायरेक्ट या गूगली करके नहीं आता। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या था हमारा कि इन टीचिंग लर्निंग मेंशन है, राइट? तो हम पहले क्या करेंगे, टीचिंग एंड लर्निंग का थोड़ा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देंगे। ओके, क्लियर? कि टीचिंग एक क्या है? टीचिंग इज एन इंटरैक्टिव प्रोसेस, ये एक इंटरैक्टिव प्रोसेस है where the teacher has to interact with the students, that means an experienced person interacts with unexperienced person। अभी भी मैंने बोला था कि टीचर क्या करते हैं, आप नॉलेजेबल पर्सन है, इंटरेक्ट करते हैं बच्चों के साथ, तो अपना जो भी एक्सपीरियंस है वो बच्चों को इम्पार्ट करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। हो गया। सो ये बच्चे जो होते हैं ये क्या करते हैं while लर्निंग, बच्चे जब लर्निंग करते हैं, बिकॉज स्टूडेंट्स आर लर्नर, तो वो जब लर्नर है तो लर्निंग करेंगे। लर्निंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट स्टार्ट्स विद कंसेप्शन पीरियड एंड एंड्स विद द टूम पीरियड। ठीक है, टू टूम जानते हो, डेवलपमेंट प्रोसेस जानते हो, तो आपका जो लर्निंग प्रोसेस है वो भी एक ऐसा ही प्रोसेस है जो कि डेवलपमेंट जैसा। दैट मीन्स स्टार्टिंग विद द ऊम पीरियड एंड गर्भाशय से आरंभ होगा, खत्म होगा समाधि पर। हो गया, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। बट टीचिंग आपका कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं है, टीचिंग के लिए एक्सपीरियंस चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, बहुत सारे मेथड्स चाहिए। अभी देखो यहाँ पे हो गया ये पहला इंट्रो। आफ्टर दैट कंसेप्ट किसका है, किसके नाम से है? ब्रूनर के नाम से है। तो ब्रूनर, हम इनका पूरा नाम है जेरोम ब्रूनर, जेरोम ब्रूनर। ठीक है, सो ब्रूनर वाज वन ऑफ द फाउंडिंग फादर ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी। आप बोलोगे मैम आपने तो बोला था वो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी के फादर है वो, बट इन्होंने बोला कि इन्होंने भी फाउंड किया है, तो इनको भी मॉडर्न पीरियड का बोला गया फाउंडिंग फादर। ठीक है, तो जेरम ब्रूनर को हमने फाउंडिंग फादर इनका भी बोल दिया सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट का, क्योंकि ये मॉडर्न पीरियड का है। ठीक है, अभी ब्रूनर क्या करते हैं, ब्रूनर के जो रचनावादी जो भी स्टेटमेंट्स हैं उसको देख लेते हैं। तो उन्होंने बोला कि ये 4 स्टेजेस में होता है या 4 पॉइंट्स के थ्रू होगा। पहला तो क्या है ना, प्रीपोजिशन, और बोल सकते हो प्रीपोजिशन बोल लो, या फिर प्री डिस्पोजिशन बोल लो, या प्रिपैरेटरी बोल लो, या फिर बोल लो कि एसिमिलेशन, मतलब एक जगह जमा करना। ठीक है, प्री डिस्पोजिशन टुवर्ड्स लर्निंग। अच्छा, आपको लर्निंग से पहले कुछ कुछ तो अल्फाबेट्स का ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, नॉलेज अबाउट दी अल्फाबेट्स, नॉलेज अबाउट वाइवल्स, कॉन्सोनेंट्स, कुछ तो होना चाहिए ना, अदरवाइज लर्निंग इज नॉट पॉसिबल। तो लर्निंग को आगे बढ़ाने के लिए वी नीड सम
समथिंग, जो समथिंग हमने बोला उसी को हमें क्या करना पड़ता है, पहले स्टोर करना पड़ता है। तो प्री डिस्पोजिशन टूवर्ड्स लर्निंग। आफ्टर दैट द वेज इन व्हिच ए बॉडी ऑफ नॉलेज कैन बी स्ट्रक्चर्ड। तो इसके बाद है कि आप नॉलेज को कैसे बनाते हो या नॉलेज को कैसे आकार देते हो। तो दैट इज कॉल्ड द वे इन व्हिच अ बॉडी ऑफ नॉलेज कैन बी स्ट्रक्चर्ड। किस आकार से नॉलेज के बॉडी को, मतलब देखो अभी ज्ञान का एक आकार होता है, जैसे कि आपने ज्ञान ले लिया चाइल्ड डेवलपमेंट का, तो पूरे बुक का एक आइडिया हो गया, तो आइडिया को हमने आकार दे दिया तो बॉडी बोला, बॉडी ऑफ नॉलेज को कैसे आप बनाते हो। देन थर्ड पॉइंट, द मोस्ट इफेक्टिव सीक्वेंसेस इन व्हिच प्रेजेंट मटेरियल, इन व्हिच टू प्रेजेंट मटेरियल, किस वे से कौन से मेथड्स को यूज करोगे आप अपने मटेरियल्स को प्रेजेंट करने के लिए। लास्ट, द नेचर एंड द पेसिंग ऑफ रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट। अच्छा देखो, एक पर्सन अगर अच्छा काम करता है तो यू हैव टू रिवार्ड इट, और आप उसको रिवार्ड दोगे, बहुत कुछ अच्छा बोलोगे या फिर अच्छा कुछ गिफ्ट्स दोगे ऐसा। अगर कुछ बुरा करता है तो हमें पनिशमेंट देना पड़ेगा। तो कौन से पीरियड में पनिशमेंट होगा, कौन से पीरियड में हम उसको रिवार्ड्स देंगे, ये डिपेंड करता है उसके नेचर में एंड एक्टिविटीज के गैप्स में। ठीक है। तो ये जो पूरा फ्रेमवर्क था इनका, ब्रूनर का वर्क था, ये थियोरेटिकली एक्सपांडेड फॉर्म्स है, एंड ये बहुत ज़्यादा ही इन्फ्लुएंस थे सोसाइटी एंड कल्चर से। सोशल एंड कल्चर को एक साथ जोड़ के उन्होंने लर्निंग के लिए भी ध्यान दिया है। बोला कि सोसाइटी में जो जो एक्सपीरियंसेस है अगर उसको गेन कर लेते हो तो बहुत ज़्यादा आपका लर्निंग कंप्लीट हो जाएगा। एज वेल एज इसी को ही हमने प्रैक्टिस ऑफ लॉ बोला है। क्या बोला? प्रैक्टिस ऑफ लॉ। प्रैक्टिस ऑफ लॉ मतलब समझ आया ना? मतलब एक चीज को बार बार प्रैक्टिस करना, दोहराना, जब तक नहीं हो रहा तब तक ट्राई करना, तो दैट इज कॉल्ड प्रैक्टिस ऑफ लॉ। अगर बोलोगे, मैं बोलूं कि मैम यहाँ पे लॉ प्रैक्टिस नहीं, प्रैक्टिस ऑफ लॉ लिखा गया, मतलब जो नियम आप उसको करना चाहते हो, जो कल्चर को मानना चाहते हो, तो उसको बार बार प्रैक्टिस करते हो कि नहीं, बार बार तैयार करते हो। जस्ट लाइक मुझे कहीं पे पूजा करना है तो उसका मैं क्या करती हूँ, हर साल उसी टाइम पे पूजा करती हूँ, हर दिन मैं पूजा करती हूँ, उसका एक नियम है। तो ये चीजों को जब मान रहे हो तो दैट इज कॉल्ड प्रैक्टिस ऑफ लॉ। अभी देखो एक एक करके हम सारे पॉइंट्स को पढ़ने वाले हैं। पहला पॉइंट क्या था? हम पहले तो डिस्क्रिप्शंस देंगे वन टू वन करके, जो भी पॉइंट्स थे सब कुछ देंगे। तो प्री डिस्पोजिशन टू लर्न और टुवर्ड्स लर्निंग, तो क्या है? ब्रूनर एक्सप्लेन करते हैं, द लर्निंग इज ए नॉलेज ओरिएंटेड। लर्निंग क्या है? जो भी आप सीखते हो, अधिगम, हिंदी में बोलते हैं लर्निंग को अधिगम। अधिगम क्या है? ये नॉलेज ओरिएंटेड है, ज्ञान से संपृक्त है, ज्ञान से संपृक्त है। ठीक है। एंड ये ऐसा फैक्ट है जो इन्फ्लुएंस करता है टीचर्स को, पेरेंट्स को, जो कि सोचे अपने बच्चों के बारे में, उनके स्पॉन्टेनियस एक्सप्लोरेशन में हेल्प करता हो, कुछ चीजें ऐसी चीजों को सोचे। ठीक है। देखो आप जब अपने बच्चों को पढ़ाते हो तो बहुत ज्यादा वरीड होते हो, वो क्या ही सीखेगा, क्या करेगा, कैसे नहीं करेगा, ये जो आप थिंक कर रहे हो, तो यही होता है नॉलेज ओरिएंटेड थिंकिंग फॉर योर चाइल्ड, आपके बच्चों के लिए। तो इसी को ब्रूनर ने बोला प्री डिस्पोजिशन टू लर्न। हमें कोई चीज सीखने से पहले का तैयारी करना है, तो वो तैयारी बच्चे छोटे हैं वो नहीं करेंगे, टीचर्स एंड पेरेंट्स करेंगे। सो हेयर द टीचर इज ए, टीचर कौन है? टीचर एक फैसिलिटेटर है, जो फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं नॉलेज के साथ साथ। ठीक है। बच्चों को पढ़ाएंगे भी, फैसिलिटीज भी देंगे ग्रोथ के लिए, प्लस वो बहुत सारा नॉलेज प्रोवाइड करेंगे कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के बेसिस पे। बच्चों को मोटिवेट भी करेंगे, कल्चर के ऊपर ज्ञान देंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ फैक्टर्स जो भी हेल्प करता है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, वो सब सिखाएंगे। हो गया। अभी देखो स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज, जब नॉलेज को आप स्ट्रक्चर देना चाहते हो तो ये कौन देगा? टीचर देगा, बिकॉज टीचर के पास एक्सपीरियंस है। तो टीचर पहले नॉलेज को अरेंज करता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज इज टोटली डिपेंड अपॉन टीचर। टीचर विल कंस्ट्रक्ट द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ नॉलेज टू मोस्ट, अब क्या बोल सकते हो, मोस्ट रीडिली ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन। आप जैसे पढ़ाई कर सको या फिर उसको रीड आउट कर सको, ऐसे नॉलेज में हम पढ़ाई को कन्वर्ट करते हैं। देखो आप अगर बुक्स हम लोग प्रोवाइड कर दे, जिन बच्चों को थोड़ा भी आइडिया नहीं है, तो अगर सिर्फ बुक दे दो तो वो पढ़ नहीं पाते, सो दैट हम उसी के नॉलेज को पहले स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, उसको एक आकार देते हैं, उसके बाद पढ़ाते हैं। सो अगेन स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज इज ऑफ different types according to fundamental basics and important preference of teacher। और बोल सकते हो टीचर के हिसाब से या टीचर के लिए सारे ज्ञान अलग अलग होते हैं, तो उसके हिसाब से कौन सा स्ट्रक्चर कैसा होगा नॉलेज का, वो भी डिसाइड कौन करेगा? टीचर करेगा।
ये हो गया आपका सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है पता है? मोड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन। ये होता है कि आप बच्चों को जब पढ़ाते हो कौन से वे में पढ़ाते हो। तो ये तीन वे में हम पढ़ाते हैं। एक्चुअली यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग नोट्स है, इसलिए आपको डिटेल एक लाइन पे मैंने लिख दिया, डिटेल नहीं लिखा। तो मैं बता सकती हूँ यहाँ पे आप क्या लिखोगे। देखो, जब भी आपको पढ़ाना है तो तीन चीजों को याद रखना, दैट इज अ विजुअल, वर्ड्स एंड सिंबल। आप जब भी बच्चों को पढ़ा रहे हो तो पहला तो उसके पास नॉलेज होना चाहिए उस सब्जेक्ट के बेसिस पे। आफ्टर दैट जो भी देख रहे हो उसी को ही ज्यादा आप प्रेफर करते हो, छोटे बच्चे हैं तो विजुअल। वर्ड्स, जो आप वर्ड्स बोल रहे हो छोटे बच्चे हैं तो वो धीरे धीरे समझेंगे, तो वर्ड्स भी जान के बोलना है। एंड सिंबल्स, जो भी वर्बल नॉन वर्बल एक्सप्रेशंस हैं उसको देते हो, वो सिंबल्स के थ्रू होता है। अभी देखो, इफेक्टिव सीक्वेंसिंग एंड कैटेगराइजेशन। जब आपको बहुत ज्यादा चीज ना डिफिकल्ट लगता, मतलब ह्यूज अमाउंट ऑफ सिलेबस है, नॉलेज है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो उसको आप क्या करते हो, कैटेगराइज कर देते हो, डिवाइड कर देते हो छोटे छोटे पॉइंट्स में। सो इफेक्टिव सीक्वेंसिंग विल फीड फॉर एवरी लर्नर। अगर हम चीजों को सीक्वेंस में डाल देते हैं तो ये सारे लोगों के लिए, लर्नर्स के लिए फिट हो जाता है। दैट्स वाई ऑल द टीचर should or all the teachers should follow the sequence to provide each bit of knowledge for easy learning। तो easily बच्चों को जैसे समझ आए उसके लिए आप क्या करेंगे, सारे नॉलेज को डिवाइड कर देंगे, छोटे छोटे पार्ट में कैटेगराइज कर देंगे या ब्रेक कर देंगे। कैटेगराइजेशन में क्या किस चीजों पर हम ध्यान देते हैं ना, फर्स्ट ऑफ ऑल परसेप्शन। ठीक है, मतलब वो चीज कहाँ से आया है, which टाइप ऑफ स्टोरी इज दैट, कौन सा टाइप का स्टोरी है, तो वो चीज है परसेप्शन। क्या आप रिसीव कर रहे हैं, कौन सा चीज को आप कैरी कर रहे हो या रिसीव कर रहे हो। आफ्टर दैट आया कंसेप्चुअलाइजेशन। कंसेप्ट में क्या लिखा है एक्चुअली। आफ्टर दैट लर्निंग, उसको पढ़ते हैं, अधिगम करते हैं, देन हम डिसीजन लेते हैं, देन मेकिंग इन्फरेंस, दैट इज कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। तो इस बेसिस पे हर एक सब्जेक्ट को डिवाइड किया जाता है छोटे छोटे पार्ट में। अभी क्या है थीम्स ऑफ ब्रूनर। ब्रूनर का थीम क्या है पता है? ब्रूनर बहुत ज्यादा रोल ऑफ स्ट्रक्चर इन लर्निंग क्या होना चाहिए, मतलब देखो, लर्निंग तो हम कर रहे हैं, हमेशा कर रहे हैं, कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, बट उसका एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, डेफिनाइट वे में हम करना चाहिए। तो ब्रूनर एम्फसाइज्ड द रोल ऑफ स्ट्रक्चर इन लर्निंग। ब्रूनर वॉज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय वाइगोट्स्की। देखो, मैंने बोला वाइगोट्स्की पहले आए थे, उससे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे ब्रूनर। एंड उन्हीं के सोशल लर्निंग पॉइंट से इन्होंने भी सोशल पॉलिटिकल व्यू ऑफ लर्निंग एंड लैंग्वेज को अडॉप्ट किया था। ठीक है, ब्रूनर ऑल्सो इनकॉर्पोरेटेड डार्विनियन थिंकिंग। अच्छा, डार्विनियन थिंकिंग याद है? कोई बोल सकता है उनका थ्योरी के बारे में, डार्विन्स का थ्योरी? बोलो बोलो, कोई एक बायोलॉजी स्टूडेंट है, डार्विन्स थ्योरी एक लाइन में उनका बुक का नाम बोल दो, स्पेसिस रिलेटेड मैं बोल दे रही हूँ, इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, बताओ। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट सुना? यस और नो? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, नेचुरल सिलेक्शन, वर्ड पता है? यस और नो, फटाफट बोलो। अच्छा, कोई बायोलॉजी स्टूडेंट नहीं है आज क्लास पे? एनीवन? अच्छा छोड़ो। तो डार्विन का जो कंसेप्ट है, सुनो, आप लोग रेस्पॉन्स देना सीखो, अदरवाइज मैसेज में रेस्पॉन्स दोगे, मैं रेस्पॉन्स भी नहीं दूंगी, मैं उल्टा रेस्पॉन्स नहीं दूंगी। तो ये चीज है, क्लास के टाइम पे ज्यादा डिस्टरबेंस होता है, मैंने मना किया, बट जब क्वेश्चन पूछो फटाफट रेस्पॉन्स दो, टाइम वेस्ट मत करो। बिकॉज मैंने बोला था कि मेरा एग्जाम भी है, तो टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए, है ना। तो हम लोग फटाफट पढ़ते हैं। डार्विन का जो कंसेप्ट है, डार्विन का जो थिंकिंग है, दो तीन पॉइंट्स में मैं बता रही हूँ। एक है नॉर्मली सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो सहेगा वही रहेगा। ठीक है, सिंपल बोल रही हूँ, हिंदी में उसका ट्रिक दे रही हूँ। जो रहे मतलब जो सहेगा वही रहेगा, मतलब एडाप्टेशन। जैसे जैसे टाइम बीतता है, एनवायरमेंट में आपने चेंजेस देखा है, फ्रॉम द स्टार्टिंग विथ योर चाइल्डहुड पीरियड, आप देख लो, जैसे जैसे आप बड़े हो रहे हो ना, एनवायरमेंट में बहुत सारी चीजें चेंज हो गए, बदल गए, राइट। तो ये जो चेंजेस हो रहा है, इनमें से कुछ लोगों को अस्थमा आ गया, कुछ लोगों को टीवी हो रहा है, कुछ लोगों को बहुत ज्यादा ब्रीदिंग का इश्यूज आ रहा है। क्यों आ रहा है? बिकॉज पोल्यूशन रेट इंक्रीज किया, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज, मैंने एक एग्जांपल दिया, वैसे बहुत सारे होते हैं। जो इसमें सरवाइव कर सकता है उसको हम क्या बोलेंगे, इस एनवायरमेंट में वही फिट है, वो रह सकता है। ठीक है, तो डार्विन का जो थिंकिंग है, उसी थिंकिंग के ऊपर लर्निंग भी बोला गया। जो लर्नर लर्निंग करना चाहता है, जो नॉलेज लेना चाहता है, वही हमेशा नॉलेज के लिए प्यासा होगा। ठीक है, सो दैट इज फॉर ह्यूमन कल्चर नेचर। तो उसका नेचर क्या है? दैट इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एंड इट इज पॉसिबल थ्रू लर्निंग।
ये हम जितना सीखेंगे उतना बढ़ेंगे। आप बोलोगे हम लोग तो 30s में जब आ जाएंगे और उसके बाद हमारा हाइट का नहीं होगा ग्रोथ, हमारा और कुछ इंक्रीज नहीं होगा, जस्ट हम मोटे बनेंगे या पतले बनेंगे, ये डिपेंड करता है खाने के ऊपर, राइट। बट ऑलवेज आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कंटिन्यू होगा इफ आप लर्निंग कर रहे हो। कीप लर्निंग, हम लोग लर्निंग करते रहें तो हम सीखते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। तो ये चीज इन्होंने बोला। ही इन्वेस्टिगेटेड, और इन्वेस्टिगेटेड क्या कर रहे, नेक्स्ट, सो सॉरी, इन्वेस्टिगेटेड और मोटिवेटेड फॉर लर्निंग। देखो अभी आपको इन्वेस्टिगेशन मैंने कर दिया। क्या करना है कि मोटिवेशन चाहिए लर्निंग के लिए, आपका इंटरेस्ट भी चाहिए उसी सब्जेक्ट पे, सब्जेक्ट मैटर पे, स्टिमुलस वैसा होना चाहिए। देखो जैसे कि मैं आपको स्टिमुली देती हूँ, ठीक है, ऑलवेज एवरी डे मैं स्टिमुली देती हूँ इन द फॉर्म ऑफ मोटिवेशन। मेरा गुड मोटिव की वजह से मैं आपको मोटिवेशन प्रोवाइड कर रही हूँ कि आप थिंकिंग कंटिन्यू करेंगे एंड उससे आपका लर्निंग भी बहुत हेल्पफुल होगा, आगे बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट बोला गया। नेक्स्ट, ब्रूनर इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ रेडीनेस फॉर लर्निंग। देखो रेडीनेस मतलब रीडिंग नहीं होता, ये होता है तैयारी, रेडी, रेडी टू जस्ट लाइक एक्सेप्ट एनीथिंग, रेडी टू एक्सेप्ट एनीथिंग, और जस्ट लाइक आप ईगरली वेटेड, यू आर ईगरली वेटेड फॉर दिस, आप वेट कर रहे हो उसके लिए, आप बहुत ही ज्यादा वेट कर रहे हो, तो ऐसा होना चाहिए। ऐसे आइडियाज उन्होंने दिए हैं कि इस आइडिया के थ्रू बच्चों में हम इसको अगर इनकलकेट करते हैं तो वो बच्चे हमेशा रेडी रहेंगे, तत्पर रहेंगे कि नहीं हमें सीखना है, कुछ सीखना है, कुछ सीखना है। देन नेक्स्ट पॉइंट, ब्रूनर emphasized effective instruction on learning by following गिविंग पाथ। सो जो भी पाथ मैंने दिया है, कैसे इफेक्टिव इंस्ट्रक्शन लर्निंग के ऊपर होता है एंड कैसे बच्चे लेते हैं वो देखो। पर्सनलाइज्ड मतलब पर्सन के बेसिस पे आइडिया देना। कंटेंट स्ट्रक्चर, मैंने पहले बोला था कि आपको कोई भी थ्योरी को क्या करना पड़ता है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना पड़ता है, नॉलेज को स्ट्रक्चर देना पड़ता है। तो कंटेंट को आपने स्ट्रक्चर दे दिया। देन क्या करोगे, सीक्वेंसिंग और कैटेगराइजेशन, उसके बाद रीइंफोर्समेंट और रिवार्डिंग। तो ये 4 स्टेजेस में आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, अभी आया नेक्स्ट पार्ट। इतना क्लियर है, कुछ समझ में आ रहा है, 50% समझ आया, ये सुनो। अच्छा चलो, ओके। अभी देखो स्टेजेस ऑफ ब्रूनर थ्योरी, 50% अभी समझ लो, 50% फिर से वीडियो देख लेना या फिर खुद पढ़ लेना, समझ जाओगे पूरा, नोट्स बनाते बनाते रीड कर लेना, समझ जाओगे। तो यहाँ पे है स्टेजेस ऑफ ब्रूनर थ्योरी, 3 इसके स्टेजेस हैं, 3 स्टेजेस हैं। इनएक्टिव, देखो इनएक्टिव है मतलब आई एन से नहीं, ई से स्टार्ट हुआ है, इनएक्टिव, आइकॉनिक एंड सिंबॉलिक। ठीक है, इनएक्टिव, आइकॉनिक, सिंबॉलिक। सो एक्चुअली ये जो 3 स्टेजेस हैं, ये एज ग्रुप के अकॉर्डिंग अगर देखें तो डिफरेंट डिफरेंट टाइम में एक पर्सन को होता है या फिर वो गुजरता है। तो दैट इज इनएक्टिव स्टेज, मतलब आप जब प्राइमरी स्कूलिंग में रहते हैं, या इसको आप बोल सकते हो स्कूलिंग नहीं, एक्चुअली प्राइमरी लाइफ का जो प्राइमरी पीरियड है, दैट मीन्स प्राइमरी स्टेज बोल सकते हैं। अगर बोलो आइकॉनिक, ये हो गया बीच का स्टेज, तो दैट इज इंटरमीडिएट। एंड सिंबॉलिक, जब बच्चा एडल्टहुड स्टेज में आ गया, तो एज पीरियड देख लो। इनएक्टिव स्टेज में देखो कितने छोटे छोटे पॉइंट्स में मेंशन किए गए हैं एरो मार्क के थ्रू। इनएक्टिव स्टेज का एज पीरियड क्या है, 0 to 1, कुछ बुक्स में 0 to 2 भी गिवन है। ठीक है, 0 to 1, कुछ दूसरे यूनिवर्सिटीज के बुक में 0 to 2 भी गिवन है। दिस इज द फर्स्ट स्टेज, हो गया। इट ऑकर्स इन बिटवीन 0 to 1 years एज, हो गया। At this stage, a person or child knows about the world through different object and pyramid and pictures. देखो छोटे बच्चे हैं, 1 साल 2 साल होते होते उनको कितना कुछ लेना है, ठीक है, 1 साल तक, मतलब वो जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं उनका क्या होता है, पहले तो आई मूवमेंट सेटल्ड होता है, आफ्टर दैट वो कलर्स को थोड़ा थोड़ा रिकॉग्नाइज करना जानते हैं, देन उनका मदर कौन है ये सब भी जानते हैं, मदर तो पहले से ही वो पहचान लेते हैं उनके स्मेलिंग से। देन डिफरेंट टाइप ऑफ जो भी पर्सन्स आते हैं उनके पास, उनको पहचानता है। देन डिफरेंट ऑब्जेक्ट को पकड़ने को ट्राई करता है, उसका शेप एंड साइज जानने को ट्राई करता है। तो ये सारा जो चीज़ करता है ये बच्चा इनएक्टिव पीरियड में ही करता है। एक्चुअली इन दिस स्टेज और एट दिस स्टेज चाइल्ड ब्रेन्स इज जस्ट लाइक ए एम्प्टी बोतल। इस टाइम पे बच्चे का माइंड पूरा बोतल, खाली बोतल जैसा है, जहाँ पे थ्रू डिफरेंट ऑब्जेक्ट, पिक्चर्स, जो भी वो इमेज ले रहा है, मतलब मेमोराइज कर रहा है, वो सब कुछ वहाँ पे स्टोर कर देता है। ठीक है, क्लियर। अभी देखो आइकॉनिक स्टेज। आइकॉनिक स्टेज क्या होता है, 1 to 6 years का बच्चा है, इस टाइम पे 1 से 6 साल का बच्चा, सोच लो
इस टाइम को हमने इंटरमीडिएट बोल दिया क्योंकि ये 1 से 6 हो रहा है। एंड इस टाइम पे बच्चा क्या करता है, जितनी भी चीज़ें हैं ना वेरियस थिंग्स को वो डिफरेंट विजुअलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू समझता है। दैट मीन्स आप चीज़ों को जो देख पा रहे हो, छू पा रहे हो, सुन पा रहे हो, पकड़ पा रहे हो, वैसे चीज़ों से वो सीखता है। जस्ट लाइक छोटे बच्चे आजकल बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं मोबाइल फ़ोन से, बिकॉज मोबाइल फ़ोन से साउंड्स भी आते हैं, पिक्चर्स भी दिखते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। एंड उसमें तो डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ें हैं, जस्ट लाइक टीवीज भी एक पार्ट है, कंप्यूटर में भी अभी बहुत कुछ होता है, यूट्यूब चैनल्स भी रह गए। तो ये सारा कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसके थ्रू बच्चा भी सीख पा रहा है बहुत कुछ। सिंबलिक पीरियड क्या होता है, 7 साल के एबव। तो ये ना मतलब बहुत दिनों तक चलता है, इसका कोई डेफिनेट पीरियड नहीं है। एंड दिस इज वेयर द इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड। इस पीरियड में आप जितना चाहो उतना इंफॉर्मेशन ले सकते हो, बट इन द फॉर्म ऑफ सिंबल और कोड। कोई एक कोड वर्ड होगा या सिंबल्स के थ्रू आप क्या करोगे, उसको स्टोर करोगे। तो हमारा कोड वर्ड क्या है, लैंग्वेज। हमारा कोड वर्ड क्या है, लैंग्वेज। पर्टिकुलर एक एक लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश, जो भी अपना लैंग्वेज है वैसा। सो व्हेन वी स्टार्ट लर्निंग लैंग्वेज, जब हम स्टार्ट करते हैं लैंग्वेज को लर्न करना इस लेवल पे, सो हम पहला क्या करेंगे ना, फर्स्ट बच्चे क्या सीखते हैं ना, वो वर्ड्स सीखते हैं, है ना। देन वो सीखते हैं सेंटेंस बनाना, नहीं, फर्स्ट वो लेटर सीखेंगे, देन वो वर्ड सीखेंगे, देन वो सेंटेंस सीखेंगे, देन वो सेंटेंस को रिप्रेजेंट करेंगे लैंग्वेज को बोलने के लिए। तो ये क्या हो गया, वर्बल डेवलपमेंट। बच्चों में लैंग्वेज डेवलपमेंट कैसे हो रहा है ना, धीरे 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 वो लैंग्वेज को पहले अल्फाबेट को जोड़ लिया, अल्फाबेट सीख लिया, अल्फाबेट को जोड़ लिया, वर्ड्स बना डाला, वर्ड्स को जोड़ लिया तो हमने बना डाला क्या, सेंटेंस और स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को जोड़ लिया तो हमने बना दिया क्या, दैट इज द लैंग्वेज रिप्रेजेंटेशन, मतलब बहुत सारे लाइन्स। तो इससे वर्बल डेवलपमेंट पॉसिबल हो गया। ठीक है, अभी बोलोगे मैम खत्म हो गया, खत्म नहीं हुआ है, कंक्लूजन इसका सिर्फ डाला है मैंने स्टेजेस के लिए। ऑल द लेवल्स, जितने भी लेवल्स हैं सारे इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, ये आईक्यू के साथ कनेक्ट होता है। ये आपको हेल्प करता है कि सोसाइटी में आप इंटरेक्ट करो तो किस टाइप का लैंग्वेज प्रोनाउंस करोगे, कहाँ पे नॉलेज को गेन करोगे, किस टाइप का नॉलेज को स्टोर करके आप डिफरेंट चीज़ों में यूज़ करोगे या एक्सेप्ट करोगे। एंड आपको पता है ये थ्योरी वाइल्ड, मतलब पूरे वर्ल्ड में वाइडली एक्सेप्टेबल था। सारे थ्योरीज में से ये बेस्ट थ्योरी था जिसको वर्ल्ड ने सपोर्ट किया था। अभी इसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन देखते हैं। पता है ब्रूनर्स थ्योरी में सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन जो रोल प्ले किया है वो क्या है, टीचर है। सो रोल ऑफ टीचर शुड नॉट बी टीच इंफॉर्मेशन बाय रोट लर्निंग। एक टीचर का रोल ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुमको कोई भी इंफॉर्मेशन अगर समझना है या फिर याद रखना है तो रटना पड़ेगा, ये नहीं चाहिए। समझना है समझो, बट रटना नहीं है, रोट लर्निंग नहीं करना है, बट इंस्टेड टू फैसिलिटेट लर्निंग। उनको बोला गया कि वो रोट लर्निंग या रटना जो है मतलब प्रोसेस है उस पे हेल्प ना करे, बल्कि बच्चों को फैसिलिटीज दे। जो फैसिलिटीज देता है उन्हें फैसिलिटेटर और फैसिलिटेट प्रोसेस में डाला जाता है। तो देखो अभी रोल ऑफ ए टीचर, एक टीचर क्या होगा, स्मार्ट क्लास प्रोवाइड करेगा, गिविंग असाइनमेंट वर्क only instead of only book oriented, adopt the problem solving oriented techniques। सिर्फ बुक से नहीं पढ़ाएगा, बुक्स को छोड़ के भी वो बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स को समझाएगा। एडॉप्ट द रीइंफोर्समेंट टेक्नोलॉजी, दैट इज रिवार्डिंग एंड पनिशमेंट। जो अच्छा काम किया उसको रिवार्ड्स दो, जो बुरा काम किया उसको पनिशमेंट। अभी देखो इफेक्टिव वे ऑफ ब्रूनर्स थ्योरी इज टू डिस्कवर ये सिंबॉलिक और कोडिंग सिस्टम। ब्रूनर्स थ्योरी में सबसे इंपॉर्टेंट बोला गया बच्चों के लिए क्या चीज़ को डेवलप करना है। इस वर्ल्ड में अगर बच्चा बढ़ना चाहता है, बातचीत करना चाहता है, तो उनके लिए सिंबॉलिक और कोडिंग सिस्टम को निकाले गया। ब्रूनर्स 1960 में प्रपोज किए थे स्पाइरल करिकुलम। स्पाइरल करिकुलम क्या होता है, जो करिकुलम और एक चीज़ों के साथ और दूसरे चीज़ों के साथ स्प्रिंग जैसा बना हो या जुड़ा हुआ हो, कनेक्टेड हो, उसको हम स्पाइरल करिकुलम बोलते हैं। उनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग जब भी आप क्लासरूम में कम्प्लेक्स आइडियाज़ को बोल रहे हो, समझा रहे हो किसी पर्सन को, कम्प्लेक्स मतलब जो भी डिफिकल्ट आइडियाज़ है या फिर बहुत ज़्यादा क्लमजी है, समझ नहीं आ रहा है, ऐसे आइडियाज़ को बच्चों को समझा रहे हो, तो उसको सिंप्लीफाइड लेवल में पहले समझाओगे, आफ्टर दैट कॉम्प्लेक्स लेवल तक जाओगे। एग्जाम्पल दे दूं तो यहाँ पे देखो ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, स्पाइरल करिकुलम दिया गया। स्पाइरल करिकुलम इसमें 2 स्टेजेस हैं। तो आप बच्चों को कैसे पढ़ाओगे, डिफिकल्ट
एक्सपर्टीज लेवल पे बच्चों को जब प्रॉब्लम सॉल्विंग करवा रहे हो, तो पहले बच्चे को सिंपल वे से समझाओगे, देन उसको कॉम्प्लेक्स वे से। तो हम क्या करेंगे, एक ऐसा बॉक्स ले लेंगे एंड पहले तो ये एट ए टाइम अगर पूरा पढ़ा देते हो तो ये कॉम्प्लेक्स है, तो इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो एंड ईच पोर्शन को सिंपल वे से एक्सप्लेन करो। तो ये सिंप्लीफाइड हो गया। आफ्टर दैट कंप्लीट अगेन एक्सप्लेन करो, तो दैट इज कॉम्प्लेक्स हो गया। तो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स वे में हम सारे चीजों को पढ़ाएंगे। ब्रूनर 1960 में किसको अपोज किए थे? पियाजेज। जो भी उनके पॉइंट्स थे, नोशन ऑफ रीडीनेस, जो कि बच्चों को तैयार करने के लिए, पढ़ाई के लिए तैयार करने के लिए जो भी उनका थ्योरी था, उसको अपोज किए थे। अकॉर्डिंग टू हिम, स्टूडेंट वेस्ट देयर टाइम टू सॉल्व डिफरेंट सब्जेक्ट्स बियॉन्ड देयर एज। बच्चों को अगर वेट 2 मिनट के लिए वेट करिए प्लीज। क्लासेस कोई भी बच्चा अगर अनम्यूट करके पढ़ना है, अनम्यूट करके मुझे कुछ बोलना है, तो अनम्यूट करके एक आध बार बोलो, क्लासेस खत्म होने के बाद बोलो, मैं टाइम दूंगी। अदरवाइज बीच में कोई ना बोले तो क्लासेस अटेंड मत करना, अदरवाइज क्लासेस अटेंड मत करना, ऐसा इशू है आपको तो। ठीक है। सो मैंने बोल दिया कि ये क्या है, पियाजेस का जो एक कंसेप्ट है। पियाजेस ओनली आप कॉग्निटिव थ्योरी पढ़ रहे हो, बट पियाजेस का तो मेनी थ्योरीज होंगे ना। तो उसमें से कुछ थ्योरीज ऐसे थे जो कि बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा टाइम वेस्टिंग वाला था थ्योरी। जैसे कि बच्चों को बोला गया, तुम जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, उतना सीखोगे। तो दैट मीन्स उनके बियॉन्ड द एज, मतलब एक बच्चे का एज अगर 4 साल का है, उसका 6 साल के बच्चे का जो क्लासेस का टास्क होगा उसको दिया गया। तो इस ये तो हेल्पफुल नहीं होगा, ये वेस्टिंग ऑफ टाइम है। तो उन्होंने उसको अपोज कर लिया। आफ्टर दैट लास्ट वन इज द ब्रूनर गिव्स एम्फासिस टू चाइल्ड। बच्चों को वो ज्यादा फोकस करे थे, अकॉर्डिंग टू द एज, टू अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स फेनोमेनन। उन्होंने बच्चों पे फोकस किया, बोला कि कॉम्प्लेक्स थिंग को उनके एज के हिसाब से समझाओ। आप अंडरस्टैंड करोगे कोई भी चीज को अपने एज के हिसाब से। तो स्पेशली बच्चों को, बड़ों को नहीं, बच्चों को, कि तुम अपने एज के हिसाब से उसको अंडरस्टैंड करो कॉम्प्लेक्स थिंग्स को। इतना होगा, हुआ कंप्लीट।